The recent decades have seen a significant development and changes in the larger development scenario, both nationally and globally. Civil society organizations have been playing an important role in ensuring the reach and access of the most marginalized communities and areas. Keeping this in mind, Vishwa Yuva Kendra, in collaboration with Bosch India Foundation, organized this webinar to develop a strong understanding of social, political, economic, and environmental context of management. स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद जब इंडिया को फ्रीडम मिला और इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, लोगों ने अपने अपने कंपनी स्थापित करनी शुरू की, तो उन कंपनीज को गवर्न करने के लिए, उन कंपनीज का ध्यान रखने के लिए या उन कंपनीज की जवाबदेही लेने के लिए एक मिनिस्ट्री को स्थापित किया गया जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स के नाम से जाना जाता था। अब ये कॉर्पोरेट संस्थान मंत्रालय जिसको बोला जाता है, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री। जो कंपनीज एक्ट जो पहला लिखा गया था वो 1956 में लिखा गया था और उसके बाद अभी 2013 में इसको दोबारा लिखा गया था। सो मेरा पहला क्वेश्चन है जिसको आप चैट में जवाब दे सकते हैं, आपको क्या लगता है कि कितनी कंपनीज हैं इंडिया में? एंड आई नीड हेल्प, किसी ने अगर लिखा है कि जवाब में। ठीक है। कितनी कंपनीज हैं इंडिया में? बिकॉज आई कांट सी चार्ट हियर। या आई कैन सी। कोई मुझे बता सकता है कि कितनी कंपनीज हैं इंडिया में? जो हम कंपनीज की बात कर रहे हैं और किस तरह की कंपनीज की बात कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया है कि भारत में 130 करोड़ की जनता है और आप देखते हैं हर जगह कोई ना कोई फैक्ट्री खुली है, हर जगह कोई ना कोई संस्थान खुला है, हर जगह कोई ना कोई सर्विस इंडस्ट्री है, बैंक्स हैं और विभिन्न तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। कोई मेरे को बता सकता है कि कितनी कंपनीज हैं? खैर मैं आपको खुद ही बताती हूँ। इंडिया में अगर आप देखा जाए टोटल नंबर ऑफ कंपनीज जो रजिस्टर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से वो 20 लाख के करीब है। लेकिन आपको याद होगा जब मोदी जी ने टेक ओवर किया था तो बहुत सारी कंपनीज को उन्होंने शेल डिक्लेयर कर दिया था या बोगस कंपनीज डिक्लेयर कर दी थी, क्योंकि हर तरह के लोग हैं, हर तरह की कंपनीज हैं। तो आज की तारीख में अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो इन सारे कॉर्पोरेट्स को गवर्न करती है, आप देखेंगे तो 12,15,000 के करीब कंपनीज हैं। सिर्फ 12,15,000 के कंपनीज जो जिसमें ये सारे 30 लाख गलत लिखा है, ये सिर्फ 12 लाख कंपनीज हैं जो एक्टिव कंपनीज हैं। बाकी सारी कंपनीज या तो क्लोज्ड है या लिक्विडेशन के तहत है या डोरमेंट हो चुकी है या फिर बोगस कंपनीज डिक्लेयर करा दी चुकी है। सो आज की तारीख में सिर्फ 12 लाख कंपनीज, और इन कंपनीज में हर तरह की कंपनीज आती है। ये 5 करोड़ से अधिक कमाने वाली नहीं है। रजिस्टर्ड कंपनीज इज 12 लाख, जिसमें सब तरह की कंपनीज आती है। कंपनीज कहा जाए तो आपके पास सबसे पहले गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं जिसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी कहा जाता है, जिसमें 2 तरह की होती है, एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है और एक स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होता है वो मिनिस्ट्री अपने रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत आती है। फॉर एग्जांपल पावर ग्रिड है या पावर फाइनेंस है, वो पावर मिनिस्ट्री के अंडर आएगी, और अगर स्टील है, सेल है, वो हेवी इंडस्ट्रीज के अंडर आएगी। तो हर तरह की जो कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से ओन की जाती है उसको सेंट्रल पीएसयूज बोला जाता है। और कई कंपनीज होती है जो स्टेट गवर्नमेंट से ओन्ड होती हैं, जैसे नर्मदा है, मद्रास फर्टिलाइजर्स है, वो उनके जो स्टेट के गवर्नमेंट से कंट्रोल्ड होती है। फिर हमारे भारत में बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जिसमें फैमिली ओन्ड बिजनेसेस आती है। आपने जब हम कंपनी की बात करते हैं, टाटा, बिरला, डालमिया, ये सारे हमारे जहन में आते हैं। रिलायंस बहुत बड़ी फैक्ट्री है, कंपनी है जो आज की तारीख में सबसे बड़ी कंपनी है। तो ये सारी कंपनी जो है ये फैमिली से शुरू हुई थी और बाकी आगे जाके अलग रूप ले लेती है, लेकिन फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं। या फिर प्राइवेट कंपनीज हैं जिनको शेयर होल्डर्स चलाते हैं, जिनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। और एक और तरह की कंपनी है जो है फॉरेन बेस्ड मल्टीनेशनल्स, जो बाहर से, आपको याद होगा 2000 के टाइम में जब मिलेनियम आया था तो बहुत सारी बाहर की कंपनीज ने इंडिया में प्रवेश किया था।
वो सारी कंपनीज जिनका हेड ऑफिस बाहर है, इंडिया से बाहर है, लेकिन इंडिया में आके सेटल हुई है, जैसे IBM है, इंटेल है, ऐसी सारी कंपनीज जो फॉरेन बेस्ड मल्टीनेशनल्स है। उसके अलावा नॉन प्रॉफिट कंपनीज का भी एक हिस्सा कंपनीज में आता है, और वो है सेक्शन 8 कंपनीज, जो सेक्शन 8 कंपनी के अंतर्गत रजिस्टर हुई हैं। तो आज की तारीख में ये सारी कंपनीज मिला के सिर्फ 12 लाख कंपनीज हैं, और इन 12 लाख कंपनीज में से कुछ कंपनीज को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना पड़ेगा। अब ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नई चीज नहीं है, मैंने जैसे बताया ये बहुत सालों से है, हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमारे एक तरह से हमारे रहन सहन का हिस्सा। आपको याद होगा, हम अगर अपने इवन पुराणों में जाएंगे, गीता में जाएंगे, या किसी भी महाभारत, सब जगह दान करना या भलाई करना या संसार के लिए अच्छा करना, हमेशा ही इसको प्रेरणा मिली है, हमेशा ही इसको अच्छा कहा गया है। बट कंपनीज की बात करें तो कंपनीज का, जैसे मैंने बताया, मेन मुद्दा है या प्योर सेल्फ इंटरेस्ट, दैट मींस उनको सिर्फ प्रॉफिट बनाना है, दैट इज हाउ दे आर एस्टैब्लिश्ड, वैसे ही उनकी स्थापना की जाती है। फिर आया एक दौर जब कंपनीज जैसे टाटा कंपनी है या बिरला कंपनी है, जिन्होंने थोड़ा बहुत चैरिटी करना शुरू किया, और वो चैरिटी भी अपने पहले वर्कर्स को मन में रख के, वर्कर्स का हित रख के शुरुआत की गई है। क्या आपको पता है कि टाटा इज द फर्स्ट कंपनी जहां पे मैटरनिटी लीव को सैंक्शन किया गया था, क्योंकि उससे पहले तक मैटरनिटी लीव नहीं दी जाती थी, क्योंकि औरतें कम काम करती थी, बट जिन औरतों को काम करना पड़ता था उनको मैटरनिटी लीव नहीं दी जाती थी। तो टाटा ने ये शुरुआत की। टाटा ने और भी बहुत सारी चीजें शुरुआत की, हॉस्पिटल, स्कूल्स फॉर देयर वर्कर्स। उसके बाद एक दौर आया जब ये मैंने जैसे बताया सेंट्रल PSUs या स्टेट PSUs की स्थापना की गई 1990 से 2000 के बीच में, जब इन कंपनीज को ऐसी जगह में स्थापना किया गया जहां पे ज्यादा मतलब डेवलपमेंट नहीं था। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट में, या फिर ऐसे ऐसे जगह में जहां पे बहुत ज्यादा आना जाना नहीं था लोगों का, और बहुत सारा, बिकॉज वहां पे ही आपको स्टील मिलता था या गैस मिलता था, जो भी एक्सट्रैक्शन होता था वो शहर से दूर होता था। तो वहां पे स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत गई, जहां पे उन्होंने कहा कि हाँ, हम अपने स्टाफ का तो ध्यान रखेंगे, अपने एम्प्लॉइज का तो ध्यान रखेंगे ही, इस बहाने से बाहर की दुनिया, जो आसपास की विसिनिटी की दुनिया है, उसको भी हम डेवलप करेंगे, आसपास के लोगों को भी हम डेवलप करेंगे। सो अगर एक स्कूल बनाया जाता था तो उसमें एम्प्लॉइज के बच्चे तो पढ़ते ही थे, बाहर वालों को भी उसमें अलाउ किया जाता था। तो वो एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट बनाया गया, जिसमें उसको लिंक किया गया अपने खुद के बिजनेस इंटरेस्ट से। उसके बाद दौर आया सत्यम फियास्को का। आप सबको पता होगा कि सत्यम के कारण पूरा भारत हिल गया था, पूरा शेयर मार्केट डाउन हो गया था, या फिर हर्षद मेहता का वो स्कैम आया था, या फिर भोपाल गैस ट्रेजेडी आई थी, जहां पे इतने लोगों को उसका इम्पैक्ट पड़ा था, इतने लोग उसमें मतलब भोपाल गैस ट्रेजेडी में आज तक उसका वो इम्पैक्ट देखा जा सकता है भोपाल में। सो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि इस तरह के सोशल और एनवायरमेंटल कॉजेस को कॉर्पोरेट्स नहीं ध्यान देते थे, तो उसके कारण एक बिजनेस प्लान बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से, जिसको वॉलंटरी रूप में ही रखा गया, और उसको कहा गया नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस। मैं इसलिए बता रही हूँ आपको ये सब चीजें, क्योंकि अगर आप एक एनजीओ की तहत, आप एनजीओ बनकर या एक इम्प्लीमेंट, हम उनको एनजीओ नहीं बुलाते, हम उनको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बुलाते हैं, मतलब कार्यकर्ता जो काम करेगा एक्चुअली। तो अगर आप एक इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के हैसियत से जाके कॉर्पोरेट से मांगेंगे, तो आपको ये सारे डेवलपमेंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट को बहुत सारी चीजें कंप्लायंस के रूप में करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें कानूनी रूप से करनी पड़ेगी। इट इज नॉट जस्ट CSR, वो सिर्फ CSR नहीं है। तो इसलिए जब नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस बनाए गए थे, उसमें 9 प्रिंसिपल्स के बारे में बात की गई थी, जिसमें से एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, कस्टमर केयर, कस्टमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर राइट्स, बिजनेस लॉबिंग, लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, इन सब के बारे में बात की गई थी। मतलब ये एक ओवरऑल आर्चिंग प्रिंसिपल था, जिसमें सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, चाहे वो सोशल हो, दैट इज सामाजिक हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पैसे से रिलेटेड हो, या फिर एनवायरमेंटल हो, क्लाइमेट चेंज या मौसम से रिलेटेड हो, या बाहर के इससे रिलेटेड हो,
वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसको पूरी तरह से कहा जाता है नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस ऑन सोशल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिजनेसेस। मैं ये सारी चीजें आपको एक जिप फोल्डर के तौर पे मैंने शेयर कर दिया, आपको मिल जाएंगी ये गाइडलाइंस। बट मेरा अपील है कि आप सब, हर एक, मतलब ईच वन ऑफ यू शुड रीड दैट। आप सबको ये पढ़ना चाहिए, बिकॉज ये सारी चीजें आपको एक हिस्ट्री बताएगी कि भारत में सीएसआर, जो मैंने जैसे बताया, एक ऐसी कंट्री जहां पे सीएसआर को मैंडेटरी रूप से या कानूनी रूप से इसको बनाया गया है, ये कैसे इसका उदय हुआ। ये नहीं है, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी जो डिसीजन लिया जाता है वो सब स्टेक होल्डर्स लेते हैं, उसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस का या प्राइम मिनिस्टर का या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हाथ नहीं होता है, वो हमेशा उभर के आता है स्टेक होल्डर कंसल्टेशन से। उसके बाद आया सेक्शन 135, जैसे मैंने बताया, कंपनीज एक्ट, जो 2013 में लिखा गया था, 14 से उसको इनैक्ट किया गया। उसमें 470 सेक्शंस हैं, लेकिन एक सेक्शन जिसे सेक्शन 135 कहा जाता है, वो सीएसआर के ऊपर है, और वो एक कंप्लायंस है। तो आज की तारीख में हम एक कंप्लायंस के रूप से सीएसआर को प्रमोट करते हैं, सीएसआर को बताते हैं। और जहां तक एनजीओस का सवाल है, पहले जमाने में एनजीओस जब शुरुआत की गई थी तो एक इच्छा से शुरू की थी, या फिलॉन्थ्रफी या डोनेशन की तरह शुरू करी गई थी। उसके बाद आए इंटरनेशनल एनजीओस या इंटरनेशनल पार्टनर्स, जहां से फॉरेन फंडिंग आती थी। आज की तारीख में फॉरेन फंडिंग भी स्टॉप कर दी गई है, एफसीआरए के रूल्स इतने हार्ड डिफिकल्ट हो गए हैं, और वैसे भी बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज ने अपना पैसा इंडिया में देना बंद कर दिया है। तो आज की तारीख में आपके पास, अगर आपको फंड रेजिंग करना है, तो सीएसआर, मैं पिछले आपका सेशन का समरी में देख रही थी, काफी सारे उसमें डोमेन्स दिए गए थे, काफी सारे उसमें ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें से आज की तारीख में सीएसआर का जो ऑप्शन है वो काफी बड़ा ऑप्शन है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है पार्टनर्स की, अच्छे इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज की, अच्छे एनजीओस की। बट बहुत जरूरी है, क्योंकि हम दो पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, एक जो है वो है कॉर्पोरेट, जो अपना मुद्दा प्रॉफिट लेके चलता है, और एक एनजीओ जो अपना मुद्दा समाज सेवा लेके चलता है। तो इन दोनों को साथ में लाने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको सीखना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट्स को क्या चाहिए, कॉर्पोरेट्स को सीखना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, तभी वो एनजीओ पार्टनरशिप जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो आएगी उभर के या ठीक होकर। बिकॉज कभी भी आप कोई भी रिश्ता कायम करते हैं तो बहुत जरूरी है कि एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जाने की, क्या अच्छाइयां हैं और क्या बुराइयां हैं। सो अगर हम बात करेंगे गवर्नमेंट के गाइडलाइंस की, मैं और भी गाइडलाइंस के बारे में बात करना चाहूंगी जो गवर्नमेंट ने रिलीज की है, और बहुत जरूरी है अगर आप सीएसआर फंड्स जनरेट करना चाहते हैं, सीएसआर फंड्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये सारे गाइडलाइंस आपको पता होने चाहिए कि क्या हुआ है अभी से, लाइक 2007 से लेकर 2021 तक, अभी तक सरकार में क्या क्या चीजें हुई हैं। 2007 में एक गाइडलाइंस आई थी जिसको कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर 10 पॉइंट सोशल चार्टर, जो तब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने रिलीज की थी, और उन्होंने बोला था कि अर्जिंग कंपनीज को अर्ज किया गया था, अपील किया गया था कि आप अपना जो बिजनेस है वो रिस्पॉन्सिबली कीजिए। वॉलंटरी गाइडलाइंस आई थी 2009 में, जो एक छोटा सा डॉक्यूमेंट था, जिसमें सिर्फ 8 पेजेस का डॉक्यूमेंट था, जिसमें लिखा गया था कि कंपनीज को सीएसआर करना चाहिए। मैं सिर्फ जस्ट बता रही हूँ, बाकी मैंने आपकी गाइडलाइन सारी शेयर कर ली है, आप पढ़िए उसे। डीपी और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज वो डिपार्टमेंट है जो सारे पीएसयूज को, मैंने आपको बताया जितने भी पीएसयूज है, करीब 350 के करीब सेंट्रल पीएसयूज हैं और 2000 के करीब स्टेट पीएसयूज हैं। हमारे पास लिस्टेड कंपनीज हैं जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। सो तकरीबन 1300 कंपनीज जो हैं वो बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और 5000 के करीब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। बाकी सारी कंपनीज जो है वो प्राइवेट कंपनीज है, इनके अलावा या तो मल्टीनेशनल, फॉरेन मल्टीनेशनल्स हैं, या फिर फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ने जो गवर्न करता है सारे पीएसयूज को, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, अपनी गाइडलाइंस निकाली थी 2010 में।
तो उन्होंने तब कहा था कि जितने भी पीएसयूज हैं जो प्रॉफिट बनाते हैं वो अपना प्रॉफिट का 2 से 5% हिस्सा जो है वो सामाजिक कार्यों में या सस्टेनेबिलिटी कार्यों में स्पेंड करे। दैट वाज मैंडेटरी इन 2010। उसके बाद नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस जो मैंने आपको बताया 2011 में निकली थी। 2012 में नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस के बेसिस पे हमने एक बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क BRR, वो अगर नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस आंसर्स हैं तो एक हमने क्वेश्चनर बनाया कि आपने इस गाइडलाइंस के हिसाब से आपकी कंपनी में क्या क्या है। तो सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी है कंपनीज की, उन्होंने उसको टॉप 100 कंपनीज को मैंडेट कर दिया। टॉप 100 कंपनीज को उन्होंने बोला कि आपको ये BRR करना जरूरी है, ये मैंडेटरी है। उसके बाद कंपनीज एक्ट आया 2013 में। 2015 में सेबी ने BRR को 5 कंपनीज को मैंडेट कर दिया, या 500 कंपनीज को अब जबरदस्ती बोला गया कि उनको करना पड़ेगा। उसके बाद एक हाई लेवल कमिटी बनी थी सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से, जिसके जो चेयरमैन थे वो अनिल बाइजल थे। 2015 में इस हाई लेवल कमिटी को एक वो दिया गया था काम कि उनको पता लगाना है कि देश में CSR कैसे चल रहा है एक्ट आने के बाद। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आया 2017 में। ये 2017 में अमेंडमेंट एक्ट जब आप बोलते हैं, क्योंकि कभी भी एक एक्ट बनता है एक देश में तो बहुत जरूरी है कि उसको पता होना चाहिए कि आपको कैसे बना है वो एक्ट। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट जब बना तो फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट जब बना, पहले एक्ट को लिखा जाता है, फिर उसको पब्लिक डोमेन में या फिर वेबसाइट में डाला जाता है, लोगों को बोला जाता है उसको पढ़ो, उसमें से आप हमें फीडबैक दो, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको पूछो आप हमसे क्वेश्चंस, उनके जवाब आते हैं, उसका 45 दिन का विंडो दिया जाता है। उसके बाद जब उनके स्टेक होल्डर्स के जवाब आते हैं, उन जवाबों को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। उसके बाद उसको लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में जाके डिस्कस किया जाता है, फिर राज्यसभा में डिस्कस किया जाता है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसमें साइन करता है, और उसके बाद उसको लॉ मिनिस्ट्री में भेजा जाता है वेटिंग के लिए, और उसके बाद उसका गजेट नोटिफिकेशन होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से। तो अब कोई भी अमेंडमेंट अगर आप एक्ट में करना चाहें, इस कानून में किसी भी तरह का चेंज करना चाहे, अमेंडमेंट माने चेंज, किसी भी तरह का चेंज करना चाहे तो उसको सेम प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है। पहले लोअर हाउस, पहले उसको लिखा जाता है, पब्लिक डोमेन में डाला जाता है, फिर वो लोकसभा जाता है, फिर राज्यसभा जाता है, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करता है, फिर लीगल मिनिस्ट्री से, लॉ मिनिस्ट्री से वेटिंग होती है, उसके बाद गजट नोटिफिकेशन होता है। तो 2017 में कुछ अमेंडमेंट्स आई थी, उसके बाद 2019 में फिर से अमेंडमेंट्स आई थी, और ये अमेंडमेंट्स जो हैं ये क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी उसको एक्ट करने में, इनैक्ट करने में, उसके बेसिस पे, उनके फीडबैक के बेसिस में ये अमेंडमेंट्स डाले गए थे, कई क्लैरिफिकेशन दी गई थी। जैसे कि 2019 में मैं आपको शुरू में बता रही थी कि ये लिखा गया था अमेंडमेंट एक्ट, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा था अगर आप CSR नहीं करेंगे, सपोज आप उस कंपनी में काम करते हैं या उस कंपनी में फॉल करते हैं जिसको CSR करना है कानूनी रूप से, और अगर आप CSR नहीं करते हैं तो आपके बोर्ड मेंबर को, जो CSR कमिटी मेंबर है, उसको जेल जाना पड़ सकता है, या बोर्ड का प्रमोटर को जेल जाना पड़ सकता है। फिर से बहुत प्रॉब्लम्स आई उसमें, बहुत सारी पिटिशंस आई, बहुत सारे लोगों ने मना किया, जैसे आजकल फार्मर्स एक्ट, प्रोटेस्ट एक्ट चल रहा है, बट ये सब होता है लाइक स्टेक होल्डर लेवल में। सो उस टाइम उसको फिर से वो किया, तो उस टाइम उसको होल्ड में रख दिया गया, मतलब उस टाइम उसको इनैक्ट नहीं किया गया बिकॉज ऑफ दीज ऑपोजिशन। तो इस तरह से जो प्रावधान था इम्प्रिजनमेंट का, जेल जाने का, उसको हटा दिया गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला ये सही नहीं है। उसके बाद सेकेंड हाई लेवल कमिटी बनी थी 2019 में, इनफैक्ट 18 में बनी थी, 19 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी CSR पे,
और उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए जो कि आज कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट जो 2021 में जनवरी में आया उसमें लिया गया है। एक नेशनल अवार्ड की भी स्थापना हुई सीएसआर में, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अवार्ड देता है। 19 कंपनीज को अवार्ड किया गया उनके अच्छे सीएसआर बेसिस पे। उसके बाद उससे हाई लेवल कमिटी की रिकमेंडेशंस आई और सेबी ने टॉप 1000 कंपनीज को मैंडेट कर दिया। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आया 2021 में, जो रूल्स अमेंड किए गए हैं। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं वो ये कि बहुत सारी कंपनीज आज की तारीख में जिनसे आप सीएसआर फंड मांगेंगे, बहुत सारी कंपनीज को बहुत सारी चीजें करनी पड़ सकती है। उनको डीपी गाइडलाइंस भी करना पड़ सकता है, उनको कंपनीज एक्ट भी करना पड़ेगा, उनको सेबी बीआरआर भी काम करना पड़ेगा। तो आपको ये देखना है जब आप पार्टनरशिप में जाएंगे तो किस तरह की कंपनी है, बिकॉज उन सबको एक वन टाइम सॉल्यूशन चाहिए होगा। वो ये नहीं कहेगी कि हम अलग अलग करेंगे, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। वो मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना है। इन सब के अलावा आप सबको पता है एसडीजीज के बारे में जो आए थे गोल्स हैं, जिसमें 17 गोल्स हैं, यूएन ने इसको बनाया। और ये एक और चीज है जो इंडिया सिग्नेटरी है इसका, इंडिया ने भी साइन किए थे। तो बहुत सारी कंपनी स्पेशली फॉरेन बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनीज को एसडीजीज में भी काम करना पड़ता है, पीएसयूज में भी। तो आज अगर आप देखेंगे तो मैंने किस किस बारे में बात की है, वॉलंटरी गाइडलाइंस, नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस जिसके बेसिस पे बीआरआर कंपनीज को करना पड़ सकता है, डीपी गाइडलाइंस जिसके बेसिस में पीएसयूज को करना पड़ सकता है, सेक्शन 135 जिसके बेसिस में जो भी कंपनीज उस एम्बिट में फॉल करती है, जो भी कंपनीज को सीएसआर मैंडेटरी है उनको करना पड़ सकता है, एसडीजीज जो भी कंपनीज इसमें फॉल करती है। तो आज की तारीख में कंपनीज को बहुत सारे कानूनी कंप्लायंस करने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है जब एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करें, जब आप एक उनके साथ रिश्ता कायम करें, आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह की कंपनी है और उनको क्या क्या करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा अपने अस्त्र शस्त्र या एम्युनिशन के साथ। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि सेक्शन 135, क्योंकि आपको ओवरव्यू ऑफ सीएसआर लॉ मेरे को बताया गया था कि ये बताना है। तो ये एक जो मैं बता रही थी 8 पॉइंट्स का एक सेक्शन है, सेक्शन 135। तो मैंने क्या किया है इसमें, बेयर एक्ट वो होता है जो सबसे पहले आता है, उसके बाद अमेंडमेंट्स 2-3 बार अमेंडमेंट्स आ चुकी है, उन सबको मिला के मैंने ये 8 पॉइंट तैयार किए हैं। तो आपको अगर सेक्शन 135 के बारे में जानना है तो बहुत जरूरी है कि इन 8 पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से मनगढ़ंत, इसको अच्छी तरह से कंठस्थ कर ले, इसको अच्छी तरह से आप समझ लें, बिकॉज ये 8 पॉइंट्स आपको बताएंगे कि कौन सी कंपनीज इसमें आती हैं। अगर आप कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं, कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी को क्या करना है। जैसे मैं इसको हमेशा मजाक में बोलती हूँ, इट्स अ मैरिज, शादी की तरह है कि आपको पता होना चाहिए कि लड़का क्या कर रहा है या लड़की क्या कर रहा है। तो इसीलिए इस बहुत जरूरी है कि ये 8 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। 8 पॉइंट में से पहला पॉइंट ये है कि कोई भी कंपनी, उन 12 लाख कंपनीज में से किसी भी कंपनी का अगर नेटवर्थ 500 करोड़ या ज्यादा है, नेटवर्थ का मतलब उनके जो एसेट्स हैं, उनके पास जो पैसा है वो 500 करोड़ से ज्यादा है, या उनका टर्नओवर मतलब बिजनेस आना जाना जो होता है, टर्नओवर जितना आता है जितना जाता है, जिस हिसाब से वो साल में पैसा डील करते हैं, 1000 करोड़ से ज्यादा है, या 5 करोड़ से ज्यादा उनका नेट प्रॉफिट डालने के बाद उनके पास जो प्रॉफिट बचता है अगर वो 5 करोड़ है तो ओनली दीज टाइप ऑफ कंपनीज, या तो उनका नेटवर्थ उतना होना चाहिए, या टर्नओवर उतना होना चाहिए, या नेट प्रॉफिट उतना होना चाहिए किसी भी फाइनेंशियल ईयर। अगर मतलब किसी भी साल, जैसे मैंने आज कंपनी एस्टैब्लिश की है और आज ही मेरा टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, तो मैं इस एम्बिट में या सीएसआर में आ जाती हूँ, सीएसआर के दायरे में आ जाती हूँ। और मुझे क्या करना है, अगर मैं इनमें से तीनों में से किसी भी तरह की कंपनी की मालकिन हूँ या कंपनी मेरी है, तो मुझे एक सीएसआर कमिटी बनानी पड़ेगी, जो पहले नहीं थी। पहले कभी भी सीएसआर कमिटी बारे में लोग नहीं जानते थे। ये एक्ट में बोला गया है कि आपको एक सीएसआर कमिटी बनानी पड़ेगी जिसमें 3 डायरेक्टर्स का होना जरूरी है।
अभी तक क्या था, सीएसआर करते थे लोग पीछे से, अब ये टॉप में आ गया, लीडरशिप में आ गया, बोर्ड रूम में आ गया। तो 3 मिनिमम डायरेक्टर्स की एक कमिटी बनानी पड़ेगी, जिसमें से एक डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है। और ये बताया गया है कानून में क्लियरली कि अगर आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है तो आपको इस पर्पस के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। तब आप 2 डायरेक्टर से बना सकते हैं या कोई भी 3 डायरेक्टर्स ले सकते हैं। आपकी कंपनी में सिर्फ 2 डायरेक्टर्स है तो आप 2 डायरेक्टर से सीएसआर कमिटी बनाइए। आपकी कंपनी फॉरेन बेस्ड मल्टीनेशनल है तो जरूरी है कि एक फॉरेन काउंटर पार्ट का होना उस कमिटी में, क्योंकि ये लॉ के हिसाब से कौन डायरेक्टर हो सकता है उसके बारे में जवाब दिया गया है। या तो 3 डायरेक्टर्स और या तो फिर 2 डायरेक्टर और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिस्टेड कंपनीज में, या तो फिर फॉरेन बेस्ड में 2 डायरेक्टर्स इंडियन और एक फॉरेन डायरेक्टर, या फिर अगर 2 डायरेक्टर्स हैं तो सिर्फ 2 डायरेक्टर्स। तो ये सीएसआर कमिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जरूरी है कि जो बोर्ड की रिपोर्ट बनती है, एनुअल रिपोर्ट बनती है, उसमें इनका कॉम्पोजिशन जाएगा कि कौन कौन डायरेक्टर है, उनका डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, वो उनकी डेजिग्नेशन क्या है, वो सारी चीजें उनको उसमें डिस्क्लोज करनी जरूरी है। थर्ड पॉइंट जो है कि सीएसआर कमिटी को क्या करना है। अब 2 डायरेक्टर्स 3 डायरेक्टर्स बना दिए, उनको करना क्या है? उनको करना है कि एक सीएसआर पॉलिसी बनाएंगे कंपनी के लिए, जो वो बोर्ड को प्रेजेंट करेंगे, और उस पॉलिसी में वो एक्टिविटीज और कितना खर्चा करने वाले हैं सीएसआर में वो भी जरूर लिखेंगे। और इनको ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि वो सीएसआर पॉलिसी को मॉनिटर करेंगे, मतलब वो काम जिन्होंने वो जो उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए हैं वो चल रहा है, वो हो रहा है कि नहीं, उसका मॉनिटरिंग का जिम्मा भी सीएसआर कमिटी को दिया गया है। सो ये 3 फंक्शन को दिए गए हैं, फॉर्मुलेट एंड रेकमेंड अ पॉलिसी, एक्टिविटीज को रेकमेंड करना है और पॉलिसी को मॉनिटर करना है। बोर्ड को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है। पहला तो मैंने आपको बता दिया है कि सीएसआर कमिटी बनानी है। दूसरा ये है कि उस पॉलिसी को अप्रूव करना है और उसमें जो भी कंटेंट्स हैं उसको वेबसाइट में डालना है और बोर्ड रिपोर्ट में डालना है, ये मैंडेटरी है। और ये भी देखना है कि जो सीएसआर कमिटी ने एक्टिविटीज बताई थी सीएसआर के बारे में, जिसको बोर्ड ने रिजॉल्व करके अपने शामिल कर लिया है, फाइनलाइज कर लिया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं। तो ये बहुत जरूरी है। जब आप एक पार्टनरशिप में जाएंगे तो सबसे पहले काम आप ये देखेंगे कि सीएसआर कमिटी में कौन कौन है और उनकी एक्टिविटीज क्या क्या है, क्योंकि वो आपको उनके वेबसाइट से मिल जाएगी जो मैंडेटरी है। आज की तारीख में ये मैं हमेशा कहती हूँ कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जो चीज पहले नहीं थी, आज की तारीख में जो कंपनीज इसमें फॉल करती है उनकी सीएसआर पॉलिसी आपको वेबसाइट में मिल जाएगी, जो पहले कभी नहीं थी इस एक्ट से पहले। 5वां पॉइंट जो है, साल 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट, जो बोर्ड ने लास्ट 3 साल में जितना प्रॉफिट बनाया है उसका एवरेज लेकर उसका 2% खर्च करना है। और अगर उस कंपनी ने 3 साल नहीं कंप्लीट किए हैं तो जिस भी साल में वो उसने ये किया है, प्रॉफिट बनाया है, उसका 2% उनको खर्च करना पड़ेगा। मतलब सीएसआर का एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए? एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का लास्ट 3 साल का प्रॉफिट का एवरेज का 2%। सो अगर मैंने 300 रुपए प्रॉफिट बनाया है, एवरी ईयर आई मेड 100 रुपीज प्रॉफिट, तो 300 का मेरे को 2% मेरे को स्पेंड करना पड़ेगा ऑन द सीएसआर, टुवर्ड्स द सीएसआर। दैट मीन्स इतना पैसा मेरे को सीएसआर में खर्चा करना पड़ेगा और मुझे दिखाना है और सरकार को रिपोर्ट करना है कि मैंने इतना पैसा खर्चा किया है। और अगर मेरी कंपनी ने 3 साल कंप्लीट नहीं किए, पहली साल ही मैंने एस्टैब्लिश किया है और पहले साल ही मैंने प्रॉफिट बनाया है, तो मुझे उस टाइम भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं 3 साल वेट करूंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार, पहले क्या हुआ था जब हमने ये बेयर एक्ट निकाला था तो हमने सिर्फ इतना लिखा था कि बोर्ड को खर्चा करना है, और अगर खर्चा नहीं किया है तो स्पेसिफाई द रीजंस, मतलब आप रीजंस बता दो कि खर्चा नहीं करो। 5 साल तक ये काम चला। अब 5 साल में जब हमने देखा कि उन कंपनीज ने जिन्होंने खर्चा नहीं किया क्या रीजंस दिए,
बहुत ही फनी रीजंस थे, बहुत ही रीजंस जो जिनका कोई मतलब रेलेवेंस नहीं था। कई कंपनीज ने लिखा कि हमने एनजीओ को पैसा दिया, एनजीओ ने खर्चा नहीं किया। कई कंपनीज ने लिखा कि हमें अच्छे पार्टनर्स नहीं मिले। कई कंपनीज ने कहा भारत में तो जरूरत ही नहीं है खर्च करने की, क्योंकि बहुत सारा मतलब पैसा ऑलरेडी टैक्स का है, गवर्नमेंट का है, तो हम क्यों करें। लेकिन उसको वो लूप होल को टाइट करने के लिए, उस चीज को हटाने के लिए अब अमेंडमेंट सरकार ने क्या निकाला कि अगर आपने खर्चा नहीं किया है तो उसको आप इकट्ठा करेंगे उस पैसे को। सपोज अगर मुझे 100 रुपए खर्च करने हैं इस साल के और मैंने 100 रुपए में से 80 खर्च किए, 20 रुपए मेरे बचे हुए हैं, या फिर मैंने 100 के 100 ही नहीं खर्च किए, उसको मैं 3 साल के लिए एक अलग अकाउंट में रखूंगी। दैट मीन्स मुझे एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसका नाम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अनस्पेंट अकाउंट, और उस पैसे को मैं 3 साल तक इकट्ठा कर सकती हूँ। और मुझे उस पैसे को रिलेट भी करना पड़ेगा एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से। मतलब मुझे बताना पड़ेगा सरकार को कि मेरा ये प्रोजेक्ट चल रहा है और इसमें खर्चा होगा और मैं 3 साल के अंदर अंदर खर्चा कर दूंगी। लेकिन अगर वो खर्चा नहीं हुआ तो वो पैसा सरकार अपने किसी एक फंड में ले लेगी। शेड्यूल 7 एक लिस्ट है जिसमें इस एक्ट के साथ साथ वो शेड्यूल 7 में भी है, जिसमें कई फंड स्पेसिफाई किए हैं। फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत कोष उसमें है, क्लीन गंगा मूवमेंट, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर केयर्स, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब फंड्स, विमेन एम्पावरमेंट फंड, उसमें काफी फंड्स हैं वो स्पेसिफाई किए हैं। तो कहने का सार ये है कि अगर मैंने पैसा खर्च नहीं किया 3 साल के अंदर अंदर तो मुझे वो पैसा सरकार को देना पड़ेगा। इसका मतलब पहले जो था 5 साल पहले तक, मतलब 5 साल तक जो चला था 2013 से लेकर 2019 तक, 14 से लेकर 19 तक या 20 तक रादर, कि अगर आपने खर्चा नहीं किया तो आप कोई भी रीजन देके बच सकते हैं। अब कंपनीज बच नहीं सकती, क्योंकि कंपनीज को अब वो खर्चा करना ही पड़ेगा। या तो खुद करे जिसमें एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के बारे में बताए कि ये प्रोजेक्ट चल रहा है और इसमें मैं खर्चा कर रहे हैं, या फिर कंपनीज को वो फंड पैसा जो है वो सरकार को देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा? हाँ, ये ऐसे देना पड़ेगा जैसे मैंने बताया। पॉइंट नंबर 6 जो है वो है कि अनस्पेंट अमाउंट जो है उसको एक अकाउंट में डालना पड़ेगा, जो जिसे कहा जाता है अनस्पेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। और ये पैसा कब डालेंगे? विद इन 30 डेज ऑफ द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर मेरे 2021 मार्च 31 तक मैंने पैसा खर्च नहीं किया तो अप्रैल 30 तक मुझे वो पैसा अनस्पेंट सीसा में डालना पड़ेगा, जिसमें मेरा ऑडिटर देखेगा कि मैंने डाला है कि नहीं। और उसके बाद उस पैसे को मैं 3 साल तक इकट्ठा करके किसी भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में खर्च कर सकती हूँ। अमाउंट विल बी स्पेंट बाय द कंपनी इन परसुएंस ऑफ इट्स ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स CSR विद इन अ पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर। मैंने जो रेड में लिखा है वो आपको देखना जरूरी है कि 3 साल के अंदर अंदर मैं वो, ये नहीं है कि मैंने एक कॉर्पस इकट्ठा कर लिया और मैं पैसा वहां पे इकट्ठा करती जा रही हूँ। 3 साल के अंदर अंदर उस पैसे को खर्च करना है एक प्रोजेक्ट पे, जिसको मेरे को स्पेसिफाई करना है कि मेरा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है। और अगर 3 साल के अंदर खर्च नहीं हुआ तो उसको एक शेड्यूल 7 के फंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर, अगर वो ऑफ द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 3rd फाइनेंशियल ईयर। तो ये इंपॉर्टेंट है जानना आपको कि आज की तारीख में जितनी भी कंपनीज इसमें आती है, इस CSR के दायरे में आती है, उनका खर्च करना जरूरी हो गया है। तो ये एक और अच्छी खबर है फॉर NGOs, बिकॉज अभी तक क्या था, उनके बहुत सारे लेम एक्सक्यूजेस या ऐसे बहुत ही वीक एक्सक्यूजेस होते थे कि उनको अच्छा NGO नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप समर्थ हैं तो आपको ये पैसा जरूर मिलेगा अपनी एक्टिविटीज। 7 नंबर जो है इस पॉइंट सेक्शन 135 का, कि अगर आपने ये सब नहीं किया तो जितना पैसा आपका अनस्पेंट में जाएगा या आपको जो शेड्यूल 7 के उसमें जाना है उसका डबल पैसा या 1 करोड़ रुपए जो भी कम है सरकार में आपको खर्च करना, सरकार को देना पड़ेगा। और हर CSR कमिटी मेंबर
जो भी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये देखना, उसको उसका 1/10वां हिस्सा 1/10, अगर 1 करोड़ है तो 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। अगर वॉट एवर इज द लेस हैज टू बी गिवन, 5 लाख या 10% ऑफ द अमाउंट। और सरकार आपको बता सकती है, क्योंकि सरकार के ये इसमें है प्रेस्क्रिप्शन में कि वो कहाँ खर्च करना है और आपको किधर देना है। यहाँ मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि सरकार एक नेशनल फंड भी खोल रही है जिसका नाम है नेशनल CSR अनस्पेंट अकाउंट फंड। तो उसमें आपका ये सारा फंड का पैसा इकट्ठा होने वाला है। और ये 9वां जो है, ये अभी एक प्रावधान आया है कि अगर किसी भी कंपनी को 50 लाख तक की खर्च करना है तो उनको CSR कमिटी बनाने की जरूरत नहीं है, बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तब आपको सेपरेटली कमिटी नहीं बनाने की जरूरत। सो इट इज ओनली कंपनीज जिनको 50 लाख से ऊपर CSR हर साल खर्च करना है, CSR कमिटी बनाएगी। अगर आपको 50 लाख से कम करना है तो CSR कमिटी की जरूरत नहीं है, बोर्ड आपका खर्चा करेगा। अब CSR है क्या? मैंने जैसे बताया CSR की भी परिभाषा दी गई है इसमें, और CSR की परिभाषा ये दी गई है कि जो भी कंपनीज को एक्टिविटीज बताई गई हैं अंडर सेक्शन 135 या शेड्यूल 7, सिर्फ वो ही एक्टिविटीज में खर्च कर सकते हैं, और सब एक्टिविटीज में किसी भी तरह की एक्टिविटीज या जो कंपनीज चाहती है हम अपनी तरफ से कर लें वैसे नहीं कर सकते हैं। तो जो जिस भी एक्टिविटी पे, जिस भी प्रोजेक्ट पे कंपनी खर्च करना चाहती है, उसका जरूरी है कि वो सेक्शन 135 के शेड्यूल 7 के अंतर्गत आए। अब शेड्यूल 7 में बहुत सारी एक्टिविटीज है, तो कई एक्टिविटीज, अब लिस्ट तो एग्जॉस्टिव नहीं होती, लिस्ट तो मतलब ऐसे एक इंडिकेटिव होती है। तो इसलिए सरकार ने क्या कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक सर्कुलर निकाला, उन्होंने कहा आप कोई भी एक्टिविटी करिए लेकिन उसको किसी तरह लिंक कर सकते हैं तो उसका आप लिबरल ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, लिबरल इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, जैसे एजुकेशन है, उसमें लिखा है कि प्रमोटिंग एजुकेशन। अब एजुकेशन तो हर तरह की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि कन्वेंशनल एजुकेशन हो, स्कूल की एजुकेशन हो। इट कुड बी ट्रैफिक एजुकेशन, इट कुड बी सेक्स एजुकेशन, इट कुड बी एनी अदर टाइप ऑफ एजुकेशन, एथिक्स एजुकेशन। सो वो सारी एजुकेशन को आप एजुकेशन में ला सकते हैं। लाइक इसी तरह से हेल्थ, इरेडिकेटिंग हेल्थ, हंगर, पॉवर्टी, किसी भी चीज को अगर आप उसके अंडर लेके आ सकते हैं तो आप वो कर सकते हैं, वो सब CSR में आएगा। अब सरकार ने ऐसे भी कहा कि कैसे करनी है ये एक्टिविटीज, क्योंकि एनजीओस का काम करने का तरीका अलग था। मैंने क्योंकि बहुत एनजीओस के साथ काम किया है, और हमने, जब मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में थी, तो हमने एक एनजीओ हब भी बनाया था जहां पे हमने बहुत सारे एनजीओस की ट्रेनिंग की थी, उनकी हैंड होल्डिंग की थी, उनको बताया था कि CSR, उनको अपने आप को CSR एबल या CSR वर्दी कैसे बनाया जाए। तो इसीलिए जरूरी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी CSR के अंदर आ सकती है। एक तो ये है कि हर एक्टिविटी जो भी आप CSR के अंडर करना चाहते हैं वो एक प्रोजेक्ट या प्रोग्राम के रूप में होनी चाहिए, या तो नई या ऑनगोइंग। मतलब कोई भी एक्टिविटी जो आप अपने बिजनेस के लिए करते हैं, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए करते हैं, या स्टाफ वेलफेयर के लिए करते हैं, या रिक्रिएशन के लिए करते हैं, या डोनेशन के लिए करते हैं, या मार्केटिंग के लिए करते हैं, वो एक्टिविटी CSR में नहीं होगी। तो जब मैं प्रोजेक्ट की बात करती हूँ, आपकी ऑलरेडी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्लास हो चुकी है, मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स होने जरूरी हैं, राइट फ्रॉम नीड असेसमेंट टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू टाइमलाइंस टू बजट टू आउटकम्स एंड आउटपुट्स एंड आउटकम्स एंड ऑफ कोर्स इम्पैक्ट। तो बहुत जरूरी है कि CSR एक्टिविटी प्रोजेक्ट बेस हो। और ये भी बताया गया था कि बहुत सारी कंपनीज 50 लाख से कम है, उनको कोलैबोरेट कर सकती हैं दूसरी कंपनीज के साथ। जरूरी नहीं है, अगर आप एक प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं और उसका जो प्रोजेक्ट का वर्थ है वो 1 करोड़ रुपए, तो 2 कंपनीज मिलके भी कर सकती है। लेकिन जब आप उसको रिपोर्ट करेंगे तो आप सिर्फ अपना हिस्सा रिपोर्ट करेंगे। अगर आपने राजमा चावल बनाया तो राजमा किसने बनाए, चावल किसने बनाए, लिखना जरूरी है। और ये भी बताया गया कि एक्टिविटीज जो है वो इंडिया में ही करना जरूरी है, इट कैन नॉट बी आउटसाइड इंडिया।
एक्सेप्ट एक इसमें प्रावधान दिया गया है, वो ये कि अगर स्पोर्ट्स पर्सनल है जो इंडिया लेवल में या इंटरनेशनल लेवल पे उनको ट्रेनिंग के लिए भेजना है तो वो आप ले सकते हैं, जो क्लैरिफिकेशन अभी आया है। अदरवाइज कोई भी एक्टिविटी जो भी आप सीएसआर के अंतर्गत ले रहे हैं उसका भारत में ही होना जरूरी है, भारत से बाहर नहीं। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा एनेक्डोट शेयर करना चाहूंगी कि एक बहुत बड़ी कंपनी की मैं पॉलिसी बना रही थी, तो उन्होंने बोला ठीक है हम अपने सीएसआर फंड से अपनी कंपनी के लोगों को यूएस भेजेंगे और वहां जाके वो लोग ताजमहल को प्रमोट करेंगे, तो वो अलाउड नहीं है। वो तो एक अपने स्टाफ को आपने वो गलत तरीके से वो कर दिया। और सीएसआर पॉलिसी में क्या क्या होना चाहिए, एक स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें आप अप्रोच लिखेंगे, डायरेक्शन लिखेंगे कि बोर्ड ऑफ द कंपनी कैसे बता रही है कि काम करना है, एक मोडस ऑपरेंडी या एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना जरूरी है। सीएसआर कमिटी ने क्या रिकमेंडेशन दिए, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, कि आपने कैसे किस एनजीओ को किस तरह से आपने उसको सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट को क्यों सेलेक्ट किया, सर्विस को क्यों सेलेक्ट किया, प्रोजेक्ट को क्यों सेलेक्ट किया, इसका मतलब नीड असेसमेंट बेसिस होना चाहिए। और एक एनुअल एक्शन प्लान भी बनाना जरूरी है फॉर द कंपनी, बिकॉज सीएसआर पॉलिसी में एनुअल एक्शन प्लान जो आपका बोर्ड के रिपोर्ट का हिस्सा होने वाला है वो बनाना जरूरी है। ये सारे रिकमेंडेशंस जो आए हैं ये अभी आए हैं, ऑफ लेट जस्ट जनवरी 23 को आए हैं और उसी दिन से ये एप्लीकेबल है, बिकॉज जो उसमें लिखा हुआ है कि ये सारे रूल्स आज की तारीख से ही एप्लीकेबल हैं। एनुअल एक्शन प्लान में क्या होना चाहिए, सीएसआर की एक्टिविटीज या प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स की लिस्ट होनी चाहिए और उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा उसका भी मैनर होना चाहिए, या एज आई सेड स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए कि उसको आप कैसे करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि अब बहुत ट्रांसपेरेंसी हो गई है, सारी कमिटीज को, सारे बोर्ड्स को, सारी कंपनीज को जो सीएसआर में आ रहे हैं उनको ये सारा काम करना पड़ेगा। तो बहुत जरूरी है कि सीएसआर का काम जो है वो बहुत ही क्लियरली हो। मोडालिटीज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स भी होना चाहिए उसमें, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म भी होना चाहिए, नीड एंड इम्पैक्ट असेसमेंट का डिटेल्स भी होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ बोर्ड को ये डिस्क्रिप्शन भी दे दिया गया है कि आप एक बार बना लें तो उसको आप बीच में चेंज भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आप अच्छा जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, रीजनेबल जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि आप क्यों चेंज करना चाहते हैं। तो आज की तारीख में अगर आप सीएसआर बिजनेस को मैप करना चाहते हैं, सीएसआर के लिए फंड्स जनरेट करना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है आप कंपनीज की पॉलिसीज को ध्यानपूर्वक पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, उससे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी और आप अपनी तैयारी उनके नीड के हिसाब से करें। अब ये क्वेश्चन है कि सीएसआर कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें सीएसआर नहीं आता है, या व्हाट एक्टिविटीज व्हिच आर नॉट एडमिसिबल अंडर सीएसआर। पहला तो ये है कि कोई भी चीज अगर आप अपने एम्प्लॉइज के लिए कर रहे हैं, अभी जैसे कोविड का जमाना था, अभी भी है ऑफ कोर्स, लेकिन कोविड में बहुत सारे कंपनीज ने बहुत सारे लोगों को निकाल दिया। अब निकालते समय आपको कॉम्पनसेशन देना है, बहुत सारी कंपनीज ने क्या किया, अपना सीएसआर फंड से उनको कॉम्पनसेट कर दिया, जो कि गलत है, या रिटायरमेंट बेनिफिट दे दिया, या कोई अपना ही एम्प्लॉय बीमार पड़ा है, कैंसर ट्रीटमेंट है तो उसको सीएसआर के फंड से दे दिया है। वो अलाउड नहीं है, बिकॉज वो सारी एक्टिविटीज आपके स्टाफ वेलफेयर में, एचआर में, इसमें रिक्रिएशन आती है, सीएसआर में नहीं आती है। तो ये बहुत क्लियर बता दिया गया है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो सिर्फ एम्प्लॉइज को बेनिफिट करे इज नॉट अलाउड इन सीएसआर। वन ऑफ एक्टिविटीज जैसे मैराथन हो गए, अवार्ड्स हो गए, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, स्पॉन्सरशिप हो गया, जिसमें आपको कोई भी किसी भी तरह का मार्केटिंग बेनिफिट मिल रहा है या आपकी ब्रांड बिल्डिंग हो रही है, वो भी सीएसआर में अलाउड नहीं है। बट यहां मैं बताना चाहूंगी कि प्रोजेक्ट का हिस्सा हो सकता है, जैसे अगर आपने टॉयलेट्स बनाए हैं उसमें आप अपना लोगो लगा सकते हैं कि दिस टॉयलेट इज मेड बाय पावर ग्रिड या फिर ओएनजीसी, या आपने कोई विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम किया है उसमें उससे रिलेटेड आपने पैम्फलेट्स निकाले हैं या फिल्म बनाई है, वहां पे आप कंपनी का नाम यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई भी एक एक्टिविटी जो आपका सिर्फ मार्केटिंग के लिए है या स्पॉन्सरशिप के लिए है, उसको आप सीएसआर नहीं मान सकते हैं। और कोई भी एक्टिविटी जो प्रोजेक्ट मोड में नहीं है, जैसे एक वन टाइम डोनेशन है, वो सब चीजें सीएसआर में नहीं ले सकते हैं। अब
शेड्यूल 7 जैसे मैंने आपको बताया था कि थीमेटिक एरियाज या एरियाज जहां पे जो एक्टिविटीज आप सीएसआर में ले सकते हैं। पहला तो ये इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, मैलन्यूट्रिशन, प्रमोटिंग हेल्थ केयर, सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, नेशनल हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चर, ये सारी एक्टिविटीज, देर आर 12 एक्टिविटीज, 12 एक्टिविटीज हैं जो आप सीएसआर के अंतर्गत ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत छूट दी गई है कि आप लिबरल इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज आप देखेंगे, ये हर चीज कवर करती है, जितनी भी इंडिया में नीड है, भारत में जिस जिस तरह की जरूरत है, वो सारी जरूरतें इसमें शामिल की गई हैं। जैसे आप देखेंगे एसडीजीज के गोल्स जो हैं वो भी आप देखेंगे, उसमें और इसमें बहुत समानता है, बिकॉज वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो गया, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स हो गया, रूरल स्पोर्ट्स हो गया, पुलिस हो गया, आर्म फोर्स हो गया। उसके अलावा बड़े बड़े अम्ब्रेलास दिए गए हैं, बड़े बड़े मतलब बॉडीज जहां पे आप बहुत सारी चीजें खुद कर सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट, जो भी एक्टिविटी आपकी रूरल डेवलपमेंट को एनहांस करती है या स्लम डेवलपमेंट को एनहांस करती है, या कोई भी एक्टिविटी जो कोविड को फाइट करती है, वो भी अब सीएसआर के अंतर्गत आ गया है। अब इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? क्योंकि जब हमने ये एक्ट इवॉल्व कर रहे थे और जैसे मैंने बताया बहुत सारी कंपनीज से मिल रहे थे, तो उनका यही क्वेश्चन था कि हम तो स्टील निकालने में अच्छे हैं, गैस बनाने में अच्छे हैं, होटल चलाने में अच्छे हैं, बैंकिंग अच्छा कर लेते हैं, हम समाज सेवा कैसे करेंगे? हाउ वुड वी डू, सामाजिक उत्तरदायित्व कैसे निभाएंगे हम लोग, ये सीएसआर प्रोजेक्ट कैसे करेंगे? तब हमने को आगे लेके आए और हमने कहा कि एनजीओस करेंगे आपका काम, आप एनजीओस के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो तब हमने उनको 3 ऑप्शंस दिए। एक तो हमने कहा आप अपने आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आप अपनी कंपनी में सीएसआर एम्प्लॉइज ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि पिछले 5 साल में सीएसआर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ गई है, लाइवलीहुड जनरेट की है हमने, क्योंकि जितने लोग भी इसमें विश्वास रखते थे या अपना मतलब इंटरेस्ट था, उन लोगों को एक लाइवलीहुड मिल गया, उन लोगों को एक जॉब मिल गई सीएसआर में। तो आज बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े सीएसआर डायरेक्टर्स और जो सीएसआर मैनेजर्स हैं अच्छी तनख्वाह में हैं, वो लोग सिर्फ उनका काम सीएसआर है। मैं खुद एचडीएफसी लाइफ में 2 साल तक सीएसआर हेड रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आप बाकी सारी कंपनी पैसा बनाने में उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सीएसआर हेड को पैसा खर्च करने में, अच्छी तरह से खर्च करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग जॉब। तो बहुत सारी कंपनीज खुद भी करती हैं सीएसआर। या हमने कहा कि आप अपना एक एनजीओ खोल सकते हैं, वो बहुत आसान नहीं है, बिकॉज कंपनी का अपना एनजीओ खोलना का मतलब अनादर कंपनी खोलना, और बहुत खर्चा आता है, बहुत सारे उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो हमने कहा आप अपना एक सेक्शन 8 कंपनी, अपनी रजिस्टर्ड सोसाइटी या अपना रजिस्टर्ड ट्रस्ट खोल सकते हैं। जो आपको आश्चर्य होगा जान के कि इतनी 12 लाख कंपनीज में 100 कंपनीज भी नहीं है जिनका खुद का ट्रस्ट या खुद का सोसाइटी या खुद का रजिस्टर्ड सेक्शन 8 कंपनी है। या फिर हमने कहा आप एक और एक्टर को यूज कर सकते हैं, और वो है एनजीओज। जो 33 लाख एनजीओज हैं इंडिया में, और आपको अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए, आप अपने आप उनको चुनिए जैसे आप चुनना चाहते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उन एनजीओज को 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना जरूरी है। मतलब ये नहीं कि आप किसी को मतलब ऐसे ही देना चाहते हैं, तो 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना जरूरी है। उस चीज को अभी जो रूल्स आए हैं जनवरी में, उसमें और एम्प्लीफाई कर दिया गया है और उसमें टाइट कर दिया है, और उन्होंने बोला है या तो आप एक कंपनी या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी कंपनी जो सेक्शन 8 के एक्ट या रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसाइटी है, जो ऑल्सो रजिस्टर्ड होनी चाहिए 12A एंड 80G के, या तो वो कंपनी से एस्टैब्लिश होनी चाहिए, या तो आप 2 कंपनीज के साथ या सिंगल कंपनीज, दैट इज फाउंडेशन वाला रूल रहने दिया। फिर उन्होंने एक और रूल बनाया कि कोई भी सेक्शन 8 जो सेक्शन 8 कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसाइटी है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है, for example Indian Institute of Corporate Affairs, which is established by Ministry of Corporate Affairs as a registered trust society, has become eligible for CSR now. कोई भी एंटिटी जो अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में एस्टैब्लिश्ड हो, जितने भी IIMs हैं, IITs हैं, और भी मैनेजमेंट CSIR है,
इक्मार है, ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सारे रजिस्टर्ड जो हैं, ये एक स्पेशल एक्ट के तहत आते हैं पार्लियामेंट के, उनको भी छूट दे दी गई है कि वो सीएसआर कर सकते हैं। या फिर वो एनजीओज जो सेक्शन 8 है या रजिस्टर्ड ट्रस्ट है या रजिस्टर्ड सोसाइटी है, उनके पास 12A है, एटीजी है और 3 साल का काम करने का एक्सपीरियंस भी है, वो मैं यहाँ मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये वाला जो ग्रुप है ये सबसे ज्यादा है, बाकी सबका कंपटीशन आपसे बहुत कम है, बिकॉज ये वाले जो ग्रुप है, और अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल में जो कंपनीज ने यूज किया है, वो 43 more than 45% इन कंपनीज, इन एंटिटीज को यूज किया गया है एज एन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो ये 4 तरह के लोग जो हैं अब सीएसआर कर, बल्कि 5, डायरेक्ट या फिर अपनी खुद की एनजीओ या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की एनजीओ या स्टेट गवर्नमेंट की एनजीओ या फिर those entities which are established by act of parliament, जैसे मैंने बताया IIMs, IITs and all, या फिर कोई भी सेक्शन 8 या रजिस्टर्ड ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसाइटी जिसके पास 12A और एटीजी है और 3 साल का काम करने का एक्सपीरियंस है, वो सीएसआर इंप्लीमेंट कर सकता है। लेकिन एक शर्त और डाल दी है जो जनवरी में ही आई है कि इन सब एंटिटीज को, चाहे वो मतलब अपनी खुद की कंपनी या अपनी खुद का रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो या फिर आपका सेक्शन 8 कंपनी है, इन सबको एक अपने आप को एक पोर्टल, मिनिस्ट्री का पोर्टल है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, जिसमें रजिस्टर करना पड़ेगा एक फॉर्म फिल करते हुए जिसको कहा जाता है CSR 1 फॉर्म। और 1 अप्रैल 2021 से पहले आपको ये रजिस्टर करना पड़ेगा, और जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव होंगे, आपको CSR प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, वो तभी मिलेंगे अगर आप इसमें रजिस्टर्ड हैं। और इसमें जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा या CSR रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। जैसे जब कंपनी रजिस्टर करती है तो उनको कंपनी आइडेंटिफिकेशन, एक डायरेक्टर रजिस्टर करता है उसको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, सिन-डिन बोलते हैं। इसी तरह से आपको CSR रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जब आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, और वो रजिस्टर करते समय आपको वो साइन इलेक्ट्रॉनिकली होगा, ये लिंक होगी मिनिस्ट्री की, उसको आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से या कंपनी सेक्रेटरी से या कॉस्ट अकाउंटेंट से। और जब आप इसको सबमिट करेंगे इस फॉर्म को, इसका कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जब आप इसको सबमिट करेंगे तो आपको CSR यूनिक CSR रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। जब भी आप किसी कंपनी में जाएंगे वो आपसे ये रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेंगे। और मैंने जैसे बताया कि अनस्पेंट अमाउंट को आपको एक शेड्यूल 7 एक्टिविटी के फंड्स में ट्रांसफर करना, और ये सारे फंड्स हैं, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, PMKS के नाम आया है अभी कोविड के टाइम पे, और या कोई और फंड जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या रिलीफ या वेलफेयर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, विमेन एम्पावरमेंट, मिनोरिटीज, इसमें कर सकते हैं, या स्वच्छ भारत कोष या क्लीन गंगा फंड। ये सारे फंड्स जो हैं शेड्यूल 7 में स्पेसिफाइड हैं, और आज की तारीख में अगर आपने पैसा खर्च नहीं किया अनस्पेंट अकाउंट में 3 साल के अंदर अंदर, तो उसको आपको इसमें खर्च करना पड़ेगा। और अगर वो उसी साल का पैसा है और आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है उसमें रिलेट करने के लिए, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, तो आपको विद इन 6 मंथ्स आपको इसमें शेड्यूल 7 के फंड्स में जमा करना पड़ेगा। और एक और प्रावधान आया है, ये नया प्रावधान है इस बार का, कि अगर आपने इस साल ज्यादा खर्चा किया है, क्योंकि हम लोगों ने उन कंपनीज के बारे में बात की अनस्पेंट जिनका पैसा खर्च नहीं हुआ, कंपनीज से आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा जिन्होंने अपने जितना उनको खर्च करना था उससे ज्यादा खर्च किया है। तो आपका नया प्रावधान के हिसाब से अगर आपने पैसा ज्यादा खर्च किया है तो उसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं, मतलब अगले साल की एक्टिविटी में से कम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए और बोर्ड बताएगी 3 साल के अंदर अंदर आप उसको 3 सक्सेसिव सक्सीडिंग 3 इयर्स, मतलब आने वाले 3 साल के लिए आप उस पैसे को रख भी सकते हैं। जैसे अगर आपने 100 रुपए खर्च करने थे इस बार और आपने 120 रुपए खर्च किए हैं, उस 20 रुपए को आप अगले 3 साल में एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये एक नया
प्रोविजन आया है, नया प्रावधान आया है, जो नए जो रूल्स आए हैं अभी जनवरी 2021 में, उसके अंतर्गत आया है कि जितने भी फंड्स आप एक्स्ट्रा स्पेंड करते हैं उसको आप आगे के 3 साल के लिए सेट ऑफ कर सकते हैं। जस्ट लाइक अनस्पेंट को 3 साल के लिए रख सकते हैं, इसी तरह से ज्यादा खर्चा किया को आप 3 साल के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो अभी उभर के आया है, क्योंकि ये हमने जब 5 साल का स्टडी किया, हमने बहुत सारी कंपनी से पूछा उन्होंने क्या किया है, तो उन्होंने बहुत सारी कंपनीज ने, और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल्स बनाए, अपने अपने रिक्रिएशन सेंटर्स बनाए, या फिर जैसे, तो उसका लेकिन उस प्रोजेक्ट में उन्होंने बहुत सारा कैपिटल एसेट्स भी एक्वायर किया था, बिल्डिंग्स बना ली, अपना अपना मतलब कैपिटल एसेट बना लिया उन्होंने। तो उसके बारे में क्लैरिटी नहीं थी कि वो कैपिटल एसेट, अगर मैं सपोज अगर मैं एक बहुत बड़ी कंपनी हूं और मैंने एक यूनिवर्सिटी खोली और यूनिवर्सिटी के लिए मैंने जमीन खरीदा, मैंने उसकी मैं बिल्डिंग खड़ी की, तो वो किसके नाम पे जाएगी? तो बहुत सारी कंपनीज ने अपने नाम पे ही रखी थी, तो वो CSR कैसा हुआ? क्योंकि आपने एक कैपिटल एक्वायर कर लिया, एसेट एक्वायर कर लिया, जो कि सही नहीं है। तो वो चीज भी अभी क्लियर कर दी गई है, जो नए रूल्स आए हैं जनवरी में, कि कंपनी को अपना कैपिटल एसेट आप बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जरूरी है, स्कूल बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, यूनिवर्सिटी बनाने में जरूरी है कि आपको बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में कोई भी कैपिटल एसेट बना रहे हैं, कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई भी किसी भी तरह का एसेट एक्वायर कर रहे हैं, एसेट का मतलब किसी भी तरह का प्रॉपर्टी या किसी भी तरह की जिसमें आप पैसा, टैंजिबल पैसा दिख रहा है, उसको आपको या तो सोसाइटी को या ट्रस्ट को या सेक्शन 8 कंपनी को ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिसका चैरिटी ऑब्जेक्टिव हो और CSR रजिस्ट्रेशन नंबर भी हो, या फिर आपको उसको बेनिफिशरीज को ही देनी पड़ेगी, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या कलेक्टिव्स हैं या एंटिटीज हैं, या फिर उसको आपको एक पब्लिक अथॉरिटी को देना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि मैं एज अ कंपनी CSR के अधीन कोई भी एसेट नहीं बना सकती। अगर मैंने कोई एसेट बनाया है अभी तक, उसको भी मुझे इन 3 पार्टीज, वन ऑफ दीज 3 पार्टीज, इनमें से एक को देना पड़ेगा 180 दिन के अंदर अंदर। जनवरी 21 को ये घड़ी शुरू हो चुकी है, 180 दिन के अंदर अंदर मुझे वो एसेट ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा आई वुड से पॉइंट है कि आप CSR में कोई भी एसेट कंपनी नहीं बना सकती है। अगर कंपनी ने कोई एसेट बनाया है तो या तो वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को देगी, जो सेक्शन 8 कंपनी है या रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, प्रोवाइडेड वो चैरिटी करती हो, या फिर उसी बेनिफिशियरी को देगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ग्राम पंचायत है, कलेक्टिव्स है, या किसी पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब कोई भी ऐसी अथॉरिटी या ऐसी बॉडी या इंस्टीट्यूशन जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन, संविधान के अधीन रजिस्टर हुई हो, या किसी और लॉ के अगेंस्ट आई हो, या किसी स्टेट लेजिस्लेचर जैसे ग्राम पंचायत वगैरह है, या फिर किसी गवर्नमेंट की ओन्ड सब्सिडी हो, या गवर्नमेंट ओन्ड या गवर्नमेंट फाइनेंस बॉडी हो, या किसी गवर्नमेंट की NGO हो जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के फंड से चलती हो, तो इसको पब्लिक अथॉरिटी कहते हैं। तो ये क्लैरिफाई कर दिया कि इन 3 लोगों को आप अपने एसेट्स दे सकते हैं। और अगर आपने, जैसे मैंने बताया, कोई एसेट बनाया है बिफोर दिस अमेंडमेंट रूल, देन उस एसेट को 180 दिन के अंदर अंदर आपको ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, जो आप 90 दिन और खींच सकते हैं अगर बोर्ड अभी भी डिसाइड कर रहा है तो जस्टिफिकेशन के साथ। तो 180 प्लस 90 दिन के अंदर अंदर, मतलब 1 साल के अंदर अंदर किसी भी कंपनी जो पैसा बनाया है, जिसने या एसेट्स बनाए हैं या बिल्डिंग बनाई है किसी भी तरह का, उसको वो ट्रांसफर करना पड़ेगा, वो CSR के अंदर नहीं आएगा। एक और चीज जो नई चीज आई है वो है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अब छूट दे दी गई है, जो पहले नहीं था। पिछले साल तक, जनवरी 2021 तक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो यूनिसेफ है, यूनेस्को है, WHO है, इनको CSR अलाउड नहीं था, इंडियन CSR करना। अब उनको बोला गया है कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है
वो डिजाइन कर सकती है, मॉनिटरिंग कर सकती है, इवैल्यूएट कर सकती है और सीएसआर की कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर सकती है। तो ये एक नया प्रावधान आया, नया रूल आया है। सीएसआर एक्टिविटीज को वेबसाइट में करना बहुत जरूरी है, जो पहले ज्यादा लोगों ने नहीं किया था, बट अब रूल के इस रूल में सीएसआर को वेबसाइट में, कंपनी की वेबसाइट में डालना जरूरी है। आई विल नॉट से, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत सारी कंपनीज ने नहीं डाला, बहुत सारी कंपनीज ने डाला भी, लेकिन जितनी कंपनीज इसमें आती हैं, इस प्रावधान के अंतर्गत आती हैं, उन सब ने नहीं डाला, लेकिन अब सबको डालना पड़ेगा अपने वेबसाइट पे। इसके अलावा कंपनी को बोर्ड रिपोर्ट में जो भी एक्टिविटीज उन्होंने सीएसआर की है, 2 एनेक्शर्स हैं, एक एनेक्शर 1 है और एक एनेक्शर 2 है, जिसमें उनको डिटेल में लिखना पड़ेगा कि वो लोग कैसे इसको सीएसआर में उन्होंने कैसे खर्चा किया है। एनेक्शर 1 जो है वो पुराना है, पिछले साल तक का था। एनेक्शर 2 जो है वो नया आया है इस बार, जिसमें बहुत ही लंबा चौड़ा फॉर्म है, जिसमें कंपनीज को सब कुछ डिटेल में लिखना है कि खर्चा उन्होंने कहाँ किया, कैसे किया, अनस्पेंट अमाउंट से कैसे डील किया, और उन्होंने आगे सेट ऑफ कितना किया, फंड अनस्पेंट अमाउंट को किस अकाउंट में डाला है, कौन सी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी से काम करवाया है, उनका सीएसआर रजिस्ट्रेशन क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ये सारी चीजें जो पहले 1 पेज का फॉर्म था, अभी 8 से 10 पेजेस का फॉर्म है, जो बहुत डिटेल में है। मैं वो फॉर्म नहीं लूंगी यहाँ पे डिटेल में, लेकिन उसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए, बिकॉज उसमें आपकी, जब आप कोई भी सीएसआर एक्टिविटी करेंगे तो फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि कैसे भरना है, बिकॉज कंपनी को आपको बताना पड़ेगा, ये फॉर्म भर के देना पड़ेगा। और फॉरेन कंपनीज को बैलेंस शीट के साथ साथ हिंदी या इंग्लिश में जो भी लैंग्वेज जरूरी है वो देना जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में फंड वो करते हैं। रिपोर्टिंग में ये भी बताया गया है कि अगर आपकी कंपनी का जो सीएसआर आउटले है वो 10 करोड़ से ज्यादा है और आपने कोई भी प्रोजेक्ट 1 करोड़ का किया है, तो आप, और उसको 1 साल नहीं, मतलब 1 साल विच हैव बीन कंप्लीटेड नॉट लेस देन 1 ईयर, 1 साल से पहले आपको इम्पैक्ट असेसमेंट लेना जरूरी है। ये भी रूल आया है जो पहले नहीं था, और वो भी एक थर्ड पार्टी से, मतलब एक इंडिपेंडेंट एजेंसी आपका इम्पैक्ट असेसमेंट करेगी। दैट मीन्स अगर आपकी कंपनी का आउटले जो है 10 करोड़ है, या आपने कोई भी प्रोजेक्ट 1 करोड़ से ऊपर लिया है, तो आपको इम्पैक्ट असेसमेंट करना जरूरी है। आई एम श्योर इम्पैक्ट असेसमेंट भी आपका एक हिस्सा होगा आगे। तो इम्पैक्ट असेसमेंट भी अब एक बोर्ड का हिस्सा है, बोर्ड की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको भी आपको एनुअल रिपोर्ट में डालना है। इम्पैक्ट असेसमेंट, आई एम श्योर आपको पता होगा कि कोई भी एक्टिविटी का क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज में या फिर एनवायरमेंट में या इकोनॉमी में, उसके हिसाब से आपको एक स्टडी करनी पड़ेगी। जो भी आपने प्रोजेक्ट लिया है उसमें बेनिफिशियरीज को क्या बेनिफिट मिला है, उसका इम्पैक्ट असेसमेंट करना जरूरी है। और इस इम्पैक्ट असेसमेंट के खर्चे को आप सीएसआर में बुक कर सकते हैं, लेकिन ये सीएसआर के टोटल खर्चे का 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए, या फिर 50 लाख, जो भी कम है। कहने का मतलब ये है कि आप 1 साल में 50 लाख रुपए तक का इम्पैक्ट असेसमेंट कर सकते हैं, अगर आपकी कंपनी का जो है वो 10 करोड़ से ऊपर है, मतलब साल का। तो ये जो चार्ट है या ये जो स्लाइड है, ये आपको, मैंने अभी तक जो भी आपको बताया है, पूरी सीएसआर की कहानी वो दर्शाती है। ये अगर आप ये 9 स्टेप स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ जाए, तो आपको पूरा लॉ समझ में आ जाएगा और पूरा सीएसआर इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ जाएगा। कि सबसे पहले जो पॉइंट नंबर 1 है, एक बोर्ड को सीएसआर कमिटी बनानी पड़ेगी, सीएसआर पॉलिसी बनानी पड़ेगी, सीएसआर एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। मतलब सीएसआर कमिटी में 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए या 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है, या फिर फॉरेन डायरेक्टर होना जरूरी है, फॉरेन में। और सीएसआर पॉलिसी में यूटिलाइजेशन, ऑपरेशनलाइजेशन और टोटल एक्टिविटीज जो जितनी सीएसआर के अंतर्गत आती हैं उसके हिसाब से बनाना जरूरी है। फिर उसका एक मैकेनिज्म या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना पड़ेगा कि हाउ इट इज गोइंग, वही मोडालिटीज ऑफ यूटिलाइजेशन, उसको सीएफओ से साइन कराने पड़ेंगे हर खर्चे को, और किस तरह से आपने डिटेल में हु इज गोइंग टू बी योर इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर, आप
किसके साथ द्वारा करवाना चाहते हैं, खुद करना चाहते हैं, उसके टाइमलाइंस क्या हैं, उसका इफेक्ट क्या है, कितना खर्चा करेंगे, अनस्पेंट अमाउंट कितना है, स्पेंट अमाउंट कितना है, सेट ऑफ मैकेनिज्म क्या है, वो वेदर आपका प्रोजेक्ट जो है ऑनगोइंग है या गोइंग ऑन है या चल रहा है या हो चुका है, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, वो सारा आप इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में वो करेंगे। उसके बाद आपका ड्यू डिलिजेंस होगा, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर के पास CSR 1 नंबर है कि नहीं, उस इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर ने 3 साल काम किया है कि नहीं, वो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर आपका किसी तरह से क्लोज कनेक्टेड तो नहीं है, पैसा आपका जो जा रहा है वो सही हाथों में जा रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करेंगे आप, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सारे जो एक्टिविटीज हैं उसका आप डिटेल में लिखेंगे, किस बारे में है प्रोजेक्ट, कौन आपका बेनिफिशियरी है, कौन सी जगह में हो रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, क्या टाइमलाइंस है, क्या बेंचमार्क है, क्या आउटपुट है, क्या इम्पैक्ट है। उस प्रोजेक्ट को आप बोर्ड लेवल पे अप्रूव कराएंगे विद रेजोल्यूशन, एक एग्रीमेंट डालेंगे। यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगी क्योंकि टुडे आज जो है वो सारे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं या फिर एनजीओज हैं, बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को भी इंडेमनीफाई करें। जब आप एक एग्रीमेंट बना रहे हैं तो बहुत जरूरी है, कंपनीज तो अपना ध्यान रखेंगी, आप भी अपना ध्यान रखिए, बिकॉज अब ये एक पार्टनरशिप मॉडल में काम कर रहे हैं। फिर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्या पैरामीटर्स, क्या इंडिकेटर्स सेटअप किए हैं आपने मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के लिए। और जैसे मैंने बताया इम्पैक्ट असेसमेंट जरूरी है 1 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए। और उसके बाद उसकी कम्युनिकेशन आप कैसे करते हैं सारे स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स हो, चाहे आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हो, वो सारी चीजें आप कैसे खर्च कर, और या फिर हैंडलिंग ऑफ अनस्पेंट अमाउंट हो, उसका सारा कम्युनिकेशन या रिपोर्टिंग आप कैसे करते हैं। तो ये 9 स्टेप स्ट्रैटेजी जो आपको बता देगी डिटेल में कि CSR का एक्टिविटी कैसे करना है। मैं आपको एक क्विकली CSR एनालिसिस बताती हूँ जो पिछले 5 साल में क्या हुआ। 2014 में एक्ट 13 में आया था, 14 से लोगों को करना था, कंपनीज को करना था, और 2020 तक कंपनीज ने किया क्या। तो अगर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कंपनीज आउट ऑफ 12 लाख, 12 लाख कंपनीज में पहले साल 16,000 कंपनीज को करना था, कुछ 18,000 कंपनीज को दूसरे साल, 19,000 कंपनीज को तीसरे साल, 21,000 कंपनीज को चौथे साल, 5वें साल 24,000 कंपनीज को। बट अगर आप कल की एक रिपोर्ट पढ़ेंगे, इस बार की कंपनीज ने CSR नहीं किया क्योंकि कोविड सिचुएशन आ गई थी 2019-20 में। तो 2020 में कोविड के कारण बहुत सारी कंपनीज ने CSR नहीं किया। तो आप देखेंगे कि जो पैसा है वो भी कम है, हर साल बढ़ रहा है, लेकिन पिछले साल इट गॉट अफेक्टेड अ लॉट बिकॉज बहुत सारी कंपनीज ने CSR नहीं किया। ये कोविड सिचुएशन के कारण उनका प्रॉफिट भी नहीं हुआ, उन्होंने पैसा भी नहीं बनाया और उन्होंने प्रॉब्लम हुई थी। तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं, जो सेंट्रल PSUs हैं, स्टेट PSUs हैं, वो ऑलमोस्ट 25% कंपनीज हैं जो CSR कर रही हैं। और बताना चाहूंगी कि गवर्नमेंट कंपनीज बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाती हैं और बहुत अच्छा CSR काम करती हैं। PSUs आर, जैसे मैं उनको बोलती हूँ, वो बहुत ज्यादा रिच हैं, कैश रिच हैं। उन किसी किसी PSUs को तो 700-800 करोड़ रुपए साल का करना पड़ता है, इसका मतलब 2 करोड़ रुपए पर डे, जो बहुत बड़ी बात है। और अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज जो है, सो आज की तारीख में तकरीबन 23 से 25,000 कंपनीज जो है वो फॉल करती है CSR में। और आप देख रहे हैं कि हर साल कंपनीज जो हैं वो बढ़ रही हैं। द एरियाज जहां पे खर्च हुआ है, मोस्ट ऑफ द मनी, जो सारा ज्यादा पैसा एजुकेशन में गया है, हेल्थ में गया है, रूरल डेवलपमेंट में गया है, जबकि एनी अदर फंड्स में बहुत कम पैसा गया है। जेंडर इक्वालिटी में कम गया है, अदर सेक्टर्स में कम गया है, या फिर स्वच्छ भारत कोष में भी कम गया है, स्लम एरिया में कम गया है। तो आप जो ये बड़े वाले ट्रायंगल्स देख रहे हैं वो एजुकेशन, डिफरेंटली एबल्ड पीपल, हेल्थ, हेल्थ और इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, विमेन एम्पावरमेंट, रूरल डेवलपमेंट, इसमें ज्यादा पैसा गया है। कहने का मतलब ये है कि जिस डेवलपमेंट सेक्टर का लोगों को सामने से प्रभाव दिखता है कंपनीज को, उसमें ज्यादा वो लोग गए हैं। हम उन्हें कहते हैं नीचे लटकते हुए फल, क्योंकि वो दिखता है, तो वो इसीलिए वहां पे ज्यादा लोगों ने खर्चा किया है। जबकि
कॉजेज जैसे हेरिटेज हो गया या फिर एनवायरनमेंट हो गया या जेंडर इक्वालिटी हो गया या स्पोर्ट्स हो गया, उसमें लोगों ने कम खर्चा किया है। आप देखेंगे कि अगर शहरों की बात की जाए या प्रदेशों की बात की जाए कहाँ सबसे ज्यादा खर्चा हुआ है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात और तमिलनाडु एंड ओडिशा में सबसे ज्यादा पैसा गया है। जबकि नॉर्थ ईस्ट सिस्टर्स जो हैं, असम हो गया, गुवाहाटी हो गया, शिलोंग एंड वो मेघालय, नागालैंड, वहां सब बहुत कम खर्चा हुआ है। इनफैक्ट लोग वहां जाते नहीं है खर्च करने के लिए। महाराष्ट्र जो कि खुद ही एक मेट्रो है, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, बहुत पैसा खर्च हुआ है। जो कंपनीज जिसमें जो आती हैं, आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज, ज्यादातर कंपनीज का खर्चा जो है वो 0 से 50 लाख ही है। 1 से 10 करोड़ की श्रेणी में 10,000 से भी कम कंपनीज आती हैं। 10 से 100 करोड़ की श्रेणी में तकरीबन 10 या 20 कंपनीज आती हैं। 50 लाख से 1 करोड़ की श्रेणी में कम से कम 500 कंपनीज आती हैं, 5,000 कंपनीज आती हैं। तो आप ये देखेंगे कि ज्यादातर कंपनीज का जो खर्चा है तो 0 टू 50 लाख है। यहाँ पे मैं ये अपील करना चाहूंगी कि आप ऐसे प्रोजेक्ट डेवलप करें जहां पे आप उसको बहुत सारी कंपनीज का साथ मिलकर कोलैबोरेशन में कर सकते हैं। हम कोलैबोरेशन की बात करते हैं तो आप उन जो भी प्रोजेक्ट्स आप बनाएंगे उनको आप कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं और कंपनीज को अलग अलग कंपोनेंट दे सकते हैं। जैसे अगर आपको एक स्कूल कंस्ट्रक्ट करना है तो लैंड कोई और ले सकता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कोई और ले सकता है, टीचर्स अपॉइंटमेंट कोई और कर सकता है, स्टेशनरी कोई और कर सकता है। तो इस तरह से आप उस पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के आप इसको दे सकते हैं, क्योंकि कोलैबोरेशन एनकरेज किया गया है हमारे नए इसमें। आप देखेंगे कि कंपनीज जिन्होंने 0 स्पेंड किया है वो ग्रीन में है, एग्जैक्टली प्रेस्क्राइब जो है जितना खर्चा करना था वो येलो में है, लेस देन ऑरेंज में है, और मोर देन भी है बहुत सारे जो मैरून में है। मोर देन प्रेस्क्राइब स्पेंड मतलब उन्होंने ज्यादा खर्चा किया, प्रेस्क्राइब स्पेंड का मतलब जितना उनको करना था लॉ के हिसाब से। मैं जैसे आपको बता रही थी रीजंस, बहुत सारे रीजंस जब हम ये कर रहे थे, 4 साल के रीजंस हैं हमारे पास, लास्ट के 2 साल के नहीं है, लेकिन रीजंस में उन्होंने रीजंस दिए कि सूटेबल प्रोजेक्ट्स नॉट फाउंड, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स आई, डिले हुआ, हमें अच्छे इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज नहीं मिली, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स थे, हम लोग खुद अच्छी तरह से सीएसआर बना सके। ये वो सारे रीजंस हैं उन कंपनीज ने दिया जिन्होंने सीएसआर नहीं किया है। जो कंपनीज पॉलिसीज भी सिर्फ 6,326 हमें पॉलिसीज मिली ऑनलाइन। बहुत लोगों ने लिखा हमने नहीं किया, कईयों ने उन्होंने डाला ही नहीं है। जो जिन्होंने डाला नहीं, 14,000 कंपनीज ने कम से कम अपने वेबसाइट में नहीं डाला है, तो उन लोगों को अब मैंडेटरीली डालना पड़ेगा। अब उनको लॉ के हिसाब से ये कंपनी जो ग्रे एरियाज है जहां पे लिखा है नॉट रिपोर्टेड या ब्लैंक, अब ये नहीं रहेगा, क्योंकि अब उनको डालना मैंडेटरी हो गया, कानूनी जुर्म है अगर आप नहीं डालेंगे तो। इसी तरह से सीएसआर कमिटी भी बहुत कम लोगों ने डिस्क्लोज की हुई थी पिछले सालों में, लेकिन अब जैसे अब मैंने बताया कि मैंडेटरी हो गया है, कानूनी जुर्म में अगर आप नहीं डालेंगे तो 20,000 कंपनीज का अभी तक सीएसआर कमिटी के बारे में नहीं डाला है उन्होंने। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है। जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं है, बहुत सारे एनजीओ को ये एक मिसकंसेप्शन होता था या एक ऐसा डाउट होता था कि कंपनीज अपना खुद का खोल लेंगी, या तो सेक्शन 8 कंपनी या ट्रस्ट या सोसाइटी। ऐसा नहीं है। मैंने जैसे पहले बताया, बहुत कम कंपनीज का अपना खुद का सोसाइटी या ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी है, क्योंकि मैं इन सारी कंपनीज से ऑलमोस्ट मिल चुकी हूँ और मैंने उनसे उनके काम करने का तरीका देखा है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सारी कंपनीज उछल उछल के सीएसआर करना चाहती हैं, बट एट द सेम टाइम अब तो ये कानून के अंतर्गत आता है, इट्स बिकम मैंडेटरी, तो अब ये करेंगी ही, प्रोवाइडेड कि एनजीओज भी अपने आप को उसके हिसाब से तैयार करें। तो आप देखेंगे कि 43%, 43% कंपनीज ने एनजीओज को यूज किया है सीएसआर करने के लिए, जबकि 34% ने खुद किया है। और मैं यहाँ पे फिर से बताना चाहूंगी कि अगर आप अपने आप को उसके हिसाब से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो कंपनी सारा काम अपने आप कर लेंगी, जैसे वो पहले भी करती आई हैं बाकी सारी चीजों के लिए। गवर्नमेंट फंड्स में भी बहुत ज्यादा कितना 20 60-70 करोड़ में से
बिकॉज हर साल आप देखेंगे कि 1000 करोड़ से भी कम पैसा जाता है गवर्नमेंट फंड्स में। तो ऐसा भी नहीं है कि सारी कंपनीज प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा डालती है, जो कि बहुत सारी एनजीओ का एक वीक पॉइंट था, और या बोलती थी कि ऐसे करेंगी। सीएसआर फॉर्म जैसे मैंने बताया भरना जरूरी है आप लोगों को। अगर आप सीएसआर फंडिंग चाहते हैं तो उसमें आपका कॉपी ऑफ पैन कार्ड होना जरूरी है, मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना जरूरी है, आपकी गवर्निंग बॉडी मेंबर्स के डिटेल्स होना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, और एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल दैट इज सीए, सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इन सब डॉक्यूमेंट्स को लेकर वो फॉर्म आप भर सकते हैं, मैंडेटरी है। आप जैसे फॉर्म भरेंगे, जैसे ये सब चीजें डालेंगे, आपको एक नंबर जनरेट होगा जिसे CSR 1 रजिस्ट्रेशन नंबर कहा जाता है, और आपको वो नंबर मिल जाएगा तो आप एक यूनिक आईडी मिल जाएगी, और इस आईडी को आपको हर प्रोजेक्ट में हर पार्टनर जो आपका कॉर्पोरेट पार्टनर है उससे शेयर करना पड़ेगा। ये आपका CSR 1 फॉर्म है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, मैंने एक लिस्ट बनाई है जो आपके होना जरूरी है आपके पास। आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 12A में ऑडिटेड अकाउंट्स होने जरूरी हैं, क्योंकि आपका जो सीए, सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट तभी साइन करेगा जब आपका वो ड्यू डिलिजेंस कर लेगा इन सब डॉक्यूमेंट्स में। ATG 35 के अंदर है तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, ITR रिटर्न्स होने जरूरी है, FCRA सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, पैन कार्ड कॉपी का होना जरूरी है, एनुअल रिपोर्ट्स का होना जरूरी है, आपका कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने जरूरी हैं। बेसिस दीज डॉक्यूमेंट्स आपका जो कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी आपका ड्यू डिलिजेंस करके आपको सर्टिफाई करेगा। और जरूरी है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक जगह रखें, ढंग से रखें। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि बहुत सारी एनजीओस के पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं अवेलेबल होते हैं ढंग से। तो जैसे आप कभी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अपने सर्टिफिकेट्स को अच्छी तरह से रखते हैं, इसी तरह से ये डॉक्यूमेंट्स भी आप एक जगह रखिए, ओरिजिनल और कॉपी फॉर्म में, और हमेशा इसको शेयर करना पड़ेगा आपको अपने सीआर पार्टनर्स के साथ। अब आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, या फिर वो मेरे को बताया गया कि स्पेशली एम्फसाइज करना है कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज या एनजीओस का क्या रोल हो सकता है, या पार्टनरशिप को कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि अपना रोल जानना। अब आपने एक्ट अच्छी तरह से पढ़ लिया, आपको ये पता चल गया कि कॉर्पोरेट्स को क्या क्या करना है, तो ये जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि एज एन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, एज एन एनजीओ पार्टनर, आपका क्या रोल है इसमें। तो ये रोल ये जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि लैंडस्केप कैसे चेंज हो गया है। आज की तारीख में 33 लाख, तकरीबन 33 लाख एनजीओ वर्सेस 25,000। अगर आपको सीएसआर का खेल खेलना है या सीएसआर की जर्नी करनी है तो सीएसआर की यात्रा में ये पार्टनर्स हैं। अब कॉर्पोरेट्स के पास तो ऑप्शंस हैं कि आप 33 लाख में से आप किसी को भी चुन सकते हैं। कॉर्पोरेट एनजीओस के पास क्या ऑप्शंस हैं? एनजीओस के पास ये ऑप्शन है कि उनको अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, अपने आप को रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंप्लायंस के हिसाब से ढालना पड़ेगा। तो बहुत जरूरी है कि आपको पूरा फंड रेजिंग एक्टिविटी समझ में आनी चाहिए, लैंडस्केप समझ में आनी चाहिए। एंड बिलीव मी, मैं ऐसे एनजीओस के साथ जुड़ी हुई हूँ जिन्होंने बहुत शॉर्ट मतलब बेसिस में शुरू किया था, बहुत ही छोटे लेवल में शुरू किया था। आज उनके पास करोड़ों रुपए का टर्नओवर है और उनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उनके पास काम आता जा रहा है, लेकिन उनके पास वो नहीं है पार्टनर्स, उनके पास काम करने का बैंडविड्थ नहीं है। और ऐसे भी एनजीओस हैं जिनके पास कुछ भी नहीं हुआ 5 साल से, बिकॉज वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाए। जैसे कहा जाता है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट फैक्टर। बहुत जरूरी है आप लोगों को अपने आप को नए प्रावधान के हिसाब से, नए संविधान के हिसाब से ढालना, और उसके लिए जरूरी है कि आपको एक पार्टनरशिप क्रिएट करना जिसमें आपका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हो, थीमेटिक प्रायोरिटीज हो, ज्योग्राफिकल प्रेफरेंस हो, रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो। ये पूरा आई बिलीव अजीत जी बहुत अच्छा काम, विश्व योग केंद्र बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो आपको पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर समझा रहा है और डिटेल में बता रहा है कि कैसे आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं सो दैट जो भी काम आप कर रहे हैं वो सोशल रिटर्न्स दे रहा है लॉन्ग रन में। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कॉर्पोरेट्स तभी करेगा जब उनको पता चलेगा कि उनका क्या इम्पैक्ट है और वो उनको रिटर्न में क्या मिल रहा है। तो इसीलिए जरूरी है कि
एक दूसरे की रिश्ता कायम करने के लिए एक दूसरे का विजन, मिशन और वैल्यूज जानना। इसीलिए आपको एक सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अपने स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करना पड़ेगा, कैपेसिटी आपको सीएसआर के लिए इंक्रीज करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजिक सीएसआर करना पड़ेगा। वो दिन चले गए जब एनजीओज डोनेशन पे काम करते थे, या एनजीओज का मकसद होता था कि पैसा मिल जाए और उसको हम खर्च करें, इन द सेंस कॉज में ही करें, लेकिन बिना किसी इम्पैक्ट के या बिना किसी आउटकम के। सो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि हाउ डू यू क्रिएट एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट। आप अपना ऐसा काम कैसे करेंगे कि जो आप काम कर रहे हैं वो उससे कॉर्पोरेट्स भी खुश है और आप भी खुश हैं, तो एक विन विन सिचुएशन है। तो इसलिए आपको जरूरी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप ये बिजनेस मैपिंग एक्सरसाइज कैसे डालेंगे। इसके लिए आपको पूरा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन किस तरह की कंपनीज है। मैंने आपको बताया है पीएसयूज का अपना तरीका है, एमएनसीज का अपना तरीका है, एमएसएमई का है, क्या क्या बिजनेसेस है उनको क्या चाहिए, आप कॉन्सेप्ट नोट कैसे लिखेंगे, प्रपोजल कैसे लिखेंगे, आप इम्पैक्ट असेसमेंट कैसे कराएंगे। इम्पैक्ट असेसमेंट तो तभी एक थर्ड पार्टी करेगी ना जब कोई इम्पैक्ट नजर आ रहा है। पार्टनरशिप्स कैसे क्रिएट करेंगे, सोशल मीडिया, मुझे बताया गया कि एक सेशन हो चुका है कि सोशल मीडिया को कैसे यूज करेंगे। आज की तारीख में स्पेशली कोविड काल में सब कुछ सोशल मीडिया में हो रहा है। सोशल मीडिया आपको बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, आपको बुरी तरह से तोड़ भी सकता है। तो रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग आप कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। और उसके लिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए आप किस तरह की पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं कॉर्पोरेट्स के साथ। और पार्टनरशिप कुछ कैन बी लाइक दिस, जैसे कल आपको बताया गया कि डोनेशन में भी हो सकता है। पहला पार्टनरशिप है इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर। जब हम इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर करते हैं दैट मींस मैं एज अ कॉर्पोरेट बिल्कुल तसल्ली से रह सकती हूँ कि मेरा सारा इम्प्लीमेंटेशन, चाहे मेरे को एसडीजीज में करना पड़े, चाहे मुझे नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस में करना पड़े, चाहे सेबी बीआरआर में करना पड़े, चाहे डीपीई में करना पड़े, चाहे सेक्शन 135 में करना पड़े, मेरा सारा काम जो है वो मेरी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कर लेगी। तो उसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर इन ओवरऑल सेंस। या फिर आप एम्प्लॉय एंगेजमेंट पार्टनर बन सकते हैं जिसमें सीएसआर का कोई रोल नहीं है बट वॉलंटियरिज्म में आप जा सकते हैं, एम्प्लॉय गिविंग का कर सकते हैं, कॉज रिलेटेड मार्केटिंग कर सकते हैं, जहां पे फॉर एग्जांपल मैं एक सोप बनाने वाली कंपनी हूं और मैं गांव में जाके प्रचार कर रही हूँ अपने सोप का, और मैं वहां पे कैंप्स लगा रही हूँ जहाँ पे मैं फ्री में सैंपल्स दे रही हूँ। दैट विल नॉट बी सीएसआर बट अ कॉज रिलेटेड मार्केटिंग। ग्रांट बेस्ड अप्रोच हो सकता है, मेरा ग्रांट्स मिलते हैं, स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, स्पॉन्सरशिप मिलते हैं, या बिजनेस एडवोकेसी समवट रिलेटेड टू कॉज रिलेटेड मार्केटिंग, या फिर एथिकल बिजनेस अलायंस, जैसे मेरा सिर्फ एनबीजीज का है, मैं एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी में काम कर रही हूँ। बट कहने का मकसद ये है कि किसी भी तरह की एंगेजमेंट हो, आपको अपना रोल बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि आपको इंडस्ट्री वैल्यू चेन या सर्कुलर इकोनॉमी इज क्रेडल टू क्रेडल अप्रोच। पहले होता था क्रेडल टू ग्रेव, आज की तारीख में रिसाइकलिंग का जमाना है। तो आप सर्कुलर इकोनॉमी मतलब जितना पैसा मैं डाल रही हूँ उतना मुझे उसका वर्थ मिल रहा है और मैं वह कहाँ फिट होती हूँ। मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया है जहां पे आप लाइक आप देखेंगे कि एनएसएल की किसी भी इसमें आप फिट हो सकते हैं, चाहे वो जैसे अगर आपका कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड है, या फिर आपका कोई एडवर्टाइजिंग रिलेटेड है, या गारमेंट एक्सपोर्ट्स रिलेटेड है, या प्रोसेसिंग रिलेटेड, ये सारे काम जो है वो एक कंपनी एक चेन के हिसाब से चलाती है। आज की तारीख में मल्टीनेशनल कंपनीज या फॉर दैट मैटर इवन फैमिली बिजनेस, रिलायंस की बात ले, हर चीज में आता है, चाहे वो बैंकिंग हो चाहे वो इसमें हो। इसी तरह से अगर हम एक कपड़ा बनाने की फैक्ट्री, कपड़ा बनाने का इंडस्ट्री का बात करें तो ये सारा उनका चेन है। ये दिस इज अ फुली इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन राइट फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ सीड्स, जहाँ सीड्स को एक्वायर, बीज को एक्वायर करने से, फूल बनाने से, उसका जिनिंग करने से, उसकी स्पिनिंग करने से, उसकी डाइंग करने से। तो बहुत जरूरी है आपको ये पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा किसी भी कंपनी का कि वो किस चीज में इन्वॉल्व करती है।
कहने का मतलब यह है कि जब आप एक पार्टनरशिप करते हैं तो कंपनी के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, और आपको ये देखना पड़ेगा इस सारी एक्टिविटीज में कंपनीज किस तरह का इफेक्ट कर रही है, या तो एनवायरमेंट को, या स्टेक होल्डर्स को, या बेनिफिशरीज को, या जो आपके आसपास के गांव हैं, विसिनिटी को, और उसके हिसाब से आप अपना प्रोजेक्ट डिजाइन करके जाएंगे। तो अगर आप कंपनी को वो प्रोजेक्ट दिखाने लेके जाएंगे कंपनी के पास, और आपके कंपनी को आप बताएंगे कि फॉर एग्जांपल ये यार्न डाइंग है, डाइंग में बहुत सारी पोल्यूशन क्रिएट होता है, तो आपका अगर कोई प्रोजेक्ट जो है वो एंटी पोल्यूशन हो, या फिर वो उस तरह की चीजों को टेक केयर करता हो जिससे कंपनी अफेक्ट करती है, तो उस तरह के प्रोजेक्ट्स कंपनीज हमेशा वेलकम करेंगी। तो इसीलिए जरूरी है कि आपको पूरा इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन पता होना चाहिए किसी भी कंपनी का, कि वो कंपनी कर क्या रही है। जैसे इट मे बी एग्री बिजनेस, एज आई सेड, केमिकल हो सकता है, रिटेलर्स हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, तो ये बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए कंपनीज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई? आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी इसकी, जो आपकी विसिनिटी, अगर आप मथुरा बेस्ड हैं, आप इलाहाबाद बेस्ड हैं, आप यूपी बेस्ड हैं, या फिर आप महाराष्ट्र बेस्ड हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो आपकी जिनका प्लांट्स या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आपके आसपास है, या कौन कौन सी कंपनीज हैं जो आईटी, बैंक, क्योंकि इनकी पैन इंडिया प्रेजेंस होती है, वैसे कौन सी लोकेशन स्पेसिफिक सीएसआर नहीं है, बट जिनकी हर जगह वो है। तो आपको एक लिस्ट ऑफ कंपनीज, ये नहीं है कि आप अप्लाई नो रिप्लाई तभी आएगा जब आप किसी भी कंपनी को आप अपना सीएसआर प्रोजेक्ट लेने के लिए पहुंच जाएंगे। तो आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कंपनीज की, कि व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज आर देयर इन योर विसिनिटी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, प्लांट्स क्या है, ऑपरेशन साइट क्या है, सप्लाई चेन क्या है, जॉइंट वेंचर क्या है, वहां कितने सीपीएसयूज हैं आपके आसपास, और ऐसी कोई कंपनी है जिसके साथ आप काम नहीं करना चाहेंगे, हो सकता है कोई कंट्रोवर्शियल कंपनी आप नहीं करना चाहेंगे। असेसमेंट क्या है आपके रिस्क का, हमें पार्टनर करना चाहिए, हमें किसके साथ पार्टनर करना चाहिए, क्यों पार्टनर करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि पूरी स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी कंपनी की, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैं बता रही हूँ, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वेब में। तो आपको एक वेब बेस्ड रिसर्च करना पड़ेगा, और जब आप वेब में जाएंगे तो सीएसआर का आजकल अलग से वो है, उसमें आपको कॉन्टैक्ट पर्सन, लोकेशन, बोर्ड स्ट्रक्चर, मेजर शेयर होल्डर्स, टर्नओवर क्या है कंपनी का, प्रॉफिट्स कितना है, सब्सिडरी क्या है, की पीपल क्या है, उनकी सीएसआर पॉलिसी क्या है, उनके क्या थीमेटिक प्रायोरिटीज है। अगर एक कंपनी ने सीएसआर पॉलिसी में लिखा है कि वो एजुकेशन करेगी, तो आप जितनी भी मेहनत कर लो हेल्थ बेचने के लिए, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोर्ड रेजोल्यूशन से डिसाइड किया हुआ है टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड पार्टनरशिप क्या प्रेफर करती है, उनके बजट्स कितने हैं, उनके पार्टनर्स ऑलरेडी कौन कौन है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का क्या प्रोसेस है उनका, उनकी नेगेटिव पब्लिसिटी क्या है, पॉजिटिव पब्लिसिटी क्या है, क्या क्या अवार्ड्स जीते हैं, क्या क्या कोड ऑफ कॉन्डक्ट है कंपनी का, उनके वेबसाइट में कितना इंफॉर्मेशन है, उनके बारे में प्रॉपर रिसर्च करके आपको एक अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का एनालिसिस करना पड़ेगा, और आपको फिर एक शॉर्टलिस्ट करनी पड़ेगी। हाँ, ये कंपनीज हैं जिनके साथ मैं कॉर्पोरेट एंगेजमेंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, माय एनजीओ कैन डू इट। और उसके बाद आप जब आपने एक बार पोटेंशियल पार्टनर ढूंढ लिया है, तो आपको फर्स्ट कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको सही बंदा चुनना पड़ेगा। ये आप वर्ड ऑफ माउथ से कर सकते हैं, ग्रुप से कर सकते हैं, व्हाट्सएप। मैं बहुत सारे सीएसआर व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, उसमें रोज कोई खबर आती है कि आप इस फला लोगों को जानते हैं, और वो एक्सचेंज करते रहते हैं। मतलब ये है कि आपको उभर के आगे आना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, और जब आपने पता चल गया आपको बंदे के बारे में, तो आपको एक ईमेल लिखना है। ये नहीं कि उठा के फोन कर दिया, नोबडी विल एंटरटेन यू। आपको अपना डिस्कशन जो है वो एक ईमेल से इनिशिएट करना पड़ेगा। ईमेल आपका एक स्टैंडर्ड ईमेल आप बना सकते हैं, जिसमें आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आप बता सकते हैं आपकी कंपनी ऑलरेडी, आपकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ऑलरेडी क्या कर रही है। उससे पहले आप कंपनी के बारे में भी बता सकते हैं कि कंपनी ऑलरेडी इतना अच्छा काम कर रही है, तो आपका कॉमन इंटरेस्ट उभर के आएगा, और फिर आप अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो हम एक पर्सनल मीटिंग में आ सकते हैं। और अगर बहुत सारी कंपनीज, और आज की तारीख में मोस्टली सारी कंपनीज आपको रेस्पॉन्स देती है अगर वो प्रभावित हो जाती है आपके मेल से, तो
और अगर आपके मेल में पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है तो बहुत जरूरी है कि आपको अपना होमवर्क करना है, आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या, मतलब कैसे आप जाके अपना केस प्रेजेंट करेंगे। और अगर नहीं आया रिस्पॉन्स तो आप तब कॉल कर सकते हैं कि मैंने आपको मेल भेजा था और ऐसे हुआ, कई बार मेल छूट जाता है। और अगर आपके पास अपॉइंटमेंट आ गई है तो वो एक मौका है जब आपको डिसाइड करेगा हाँ या ना, बिकॉज वो सारी प्रेजेंटेशन, वो सारी आपकी जो अपॉइंटमेंट है, जो आपका उस टाइम का आप मिल रहे हैं, क्योंकि 2 मिनट के अंदर अंदर कंपनी का जो सीएसआर हेड है वो भांप लेता है कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं। तो इसलिए जरूरी है तैयारी करके जाना, और तैयारी करने का मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप क्या देने वाले हैं। मैं हमेशा यही कहती हूँ, बहुत लोग इससे नाराज भी होते हैं कि अब ये ग्रांट बेस्ड अप्रोच नहीं हुआ, ओपन मार्केट अप्रोच हो गया। मतलब मार्केट में जैसे आप जाके चीजों को बेचते हैं और चीजों को आप प्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से सीएसआर में भी आपको करना पड़ेगा, बिकॉज आप डील कर रहे हैं उस कंपनी के साथ या उस बॉडी के साथ जो हर चीज को पैसे से तोलती है। तो इसीलिए जरूरी है आप उनसे पैसा मांगिए, लेकिन मांगिए मत। आप ये बताइए कि हम जो करेंगे आपके लिए वो आपका पैसा उतना वर्थ है। इट इज म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, नॉट मनी यू आर आस्किंग। तो जब ये बात हो जाती है उसके बाद आप एक कॉन्सेप्ट नोट बनाइए। कॉन्सेप्ट नोट जो होता है वो 3 पेजेस का ही होता है कॉन्सेप्ट नोट, जिसमें आप पहला पैराग्राफ अपने बारे में लिखेंगे और प्रोजेक्ट के आउटलाइन के बारे में, प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स के बारे में, प्रोजेक्ट के डिटेल्स के बारे में, हाउ यू नो राइट दी। और एक बार आपका कॉन्सेप्ट नोट से कम्युनिकेशन हो गया तो स्टिक टू टाइमलाइंस। मैंने बहुत सारे एनजीओ के साथ काम किए, बहुत सारी एनजीओ से मुझे शिकायत है कि वो कभी भी टाइम पे जवाब नहीं देती है। आप देखेंगे कॉर्पोरेट वाले हमेशा फोन में भी मेल रहता है उनका, एकदम इंस्टेंट जवाब आता है, जबकि एनजीओ का कई बार नहीं आता है। तो ये सारी चीजें जो है वो अगर आपका आता है तो बहुत बढ़िया, मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत जरूरी है कि आप कम्युनिकेशन में आप बहुत ज्यादा ध्यान दें। और जहां तक मेरा अंडरस्टैंड कि कल भी आपकी कम्युनिकेशन पे क्लास हुई है, कम्युनिकेशन जो है वो कीवर्ड है। बहुत जरूरी है कि आप एक हफ्ते के अंदर, अगर आपने कहा कि मैं 1 हफ्ते में नोट भेजूंगी या 2 हफ्ते में नोट भेजूंगा, तो वो उसको भेजना जरूरी है, उस टाइमलाइंस में स्टिक करना जरूरी है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स का जो अटेंशन स्पैन होता है वो बहुत ही कम होता है। सो आप कॉन्सेप्ट नोट भेज देंगे, कॉन्सेप्ट नोट के बाद वो आपसे प्रोजेक्ट प्रपोजल मांगेंगे, वो अपने बोर्ड में देंगे, बोर्ड से फिर वही प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। तो ये एस्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट तक आपका काम जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, ताकि वो बोर्ड में जाए और बोर्ड वाले हमेशा उसको एक्सेप्ट कर ले। ये कुछ इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं जो मैं चाहूंगी कि, क्योंकि आप इस लाइन में हैं तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये सारे गाइडलाइंस हमने जब एक्ट बनाया था तब हमने इसको रेफर किया था। बिकॉज अगर आपके इसके बारे में बहुत सारी कंपनीज इसको भी फॉलो करती है, OECD प्रिंसिपल्स, UNGC हो गया, ICO 26000, 14001, CSR की ये इंडेक्स हैं, कॉक्स प्रिंसिपल है, GRI है, ये सारी चीजें जो है, ये सारे गाइडलाइंस जो है, बहुत सारी कंपनीज, जैसे मैंने बताया, कंपनीज को जब कोई एक नया काम मिलता है तो वो बहुत अध्ययन करती है, उसके बारे में बहुत जानती है। तो हमें भी बहुत जरूरी है जानना, ताकि हम उनको उनके भाषा में ही जवाब दे सके। कुछ वेबसाइट्स को मैंने लिस्ट आउट किया है जिसे आप देख सकते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। csr.gov.in एक वेबसाइट है जो हमने बनाई थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, जिसमें आपको सारी कंपनीज जो CSR में आती हैं उसके बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। data.gov.in, india.gov.in, dp.gov.in, MCA, BSc सम्मान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, IICA एंड CII ने मिलकर बनाया था और रजिस्टर किया था। सो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ कंपनीज भी है, NGOs भी है, और एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे वो CSR प्रोजेक्ट्स के बारे में जान सकते हैं। NGOs इंडिया है, IICA.in है, ये सारी कंपनीज हैं। कॉर्पोरेट को अप्रोच करने के लिए क्या कोई समय सीमा होती है, किस टाइम पर अप्रोच किया जाए, वो आप अपने अनुभव के अनुसार पर बताइए। मैं हाँ एक्चुअली जो कॉर्पोरेट का फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है अप्रैल में, और उनके मोस्टली एनुअल जनरल मीटिंग होती है सितंबर में।
तो सितंबर से दिसंबर तक का जो टाइम है वो बहुत अच्छा समय होता है। सितंबर से जनवरी तक का टाइम रादर, जब कॉर्पोरेट्स को आप हैं, क्योंकि वो फिर उसके हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे और अपना प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए डाल सकते हैं बोर्ड को। क्योंकि वो मोस्टली कॉर्पोरेट्स की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है जिसमें डिसाइड करते हैं वो लोग अपना फिनेंशियल ईयर क्लोजिंग होती है मार्च 31 को। उसके बाद उनको 2-3 महीने का टाइम मिलता है जब वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पब्लिक के साथ शेयर करते हैं। तो September to January is the best time to approach corporates, but otherwise also it is not that you ऐसा नहीं है कि आप जैसे कॉर्पोरेट को अप्रोच करेंगे आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। आपको अपनी मेहनत करनी, अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। बट सितंबर से जनवरी तक का टाइम जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो 12A ATG डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जरूरत है। किसी ने एक सवाल पूछा था कि अगर डायरेक्ट कारपोरेट से हमें फंड लेना है तो क्या तब भी 12A ATG वगैरह की जरूरत है क्या? हाँ, अब नए रूल के हिसाब से जरूरत है। लेकिन अगर कॉर्पोरेट डायरेक्ट आप मतलब कॉर्पोरेट अगर कोई CSR सर यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी, अगर कॉर्पोरेट डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहा है और इसको एज एन इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी नहीं काम एम्प्लॉय कर रहा है, बट जस्ट अ वेंडर या फिर कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल है, तब नहीं जरूरत। लेकिन अगर आपको CSR 1 रजिस्ट्रेशन करना है तब आपको करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कॉर्पोरेट हूं और मुझे किसी एजुकेशन प्रोजेक्ट में मैं डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना चाहती हूं और किसी NGO को मैं एज अ सर्विस वेंडर या एज अ प्रोवाइडर यूज करना चाहती हूँ, जस्ट अ स्पेशल पर्पस व्हीकल, नॉट एज एन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, और मैं वो डिटेल्स अपने रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में नहीं दे रही हूँ, तब CSR 1 की रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं है, 12A की भी जरूरत नहीं है, ATG की भी जरूरत नहीं है। बिकॉज मैं ये क्लेम करूंगी कि मैंने डायरेक्ट इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन अगर आप इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी बनना चाहते हैं तो आपका जरूरी है 12A एंड ATG बोथ। ये आज का जो हमारा मॉड्यूल रहा है CSR कानून और गैर सरकारी संगठन पार्टनरशिप का अवलोकन। इसमें हमें आज असाइनमेंट में मैं बस 2-3 चीजें बताना चाहूंगी और उसके बाद अपना आगे की चर्चा को बरकरार रखेंगे कि हमारी उपस्थिति और हमारा असाइनमेंट, अटेंडेंस और असाइनमेंट्स इस पूरे 4 माह के कोर्स का एक मुख्य आधार है, जिसमें हमें सभी प्रतिभागियों का सहयोग मिल भी रहा है और कुछ टाइम की कमी के कारण लेट भी होता है, तो सभी का अपना अपना एक रोल सामने आ रहा है। इसमें एक जो सुझाव हम लोगों को पीछे मिला है व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या कॉल्स के थ्रू फीडबैक के रूप में, कि हम इसको हिंदी मॉड्यूल की अगर हम बात करें असाइनमेंट्स के रूप में, हम उसको इंग्लिश में भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हिंदी के अगर हम शब्दावली पे जाएं तो वो थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर देता है कुछ पार्टिसिपेंट्स के लिए, तो इसीलिए हमने उसका इंग्लिश लैंग्वेज में भी ट्रांसलेशन रखा है यहाँ पे भी, और यही चीज आपके साथ व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू शेयर भी की जाएगी। असाइनमेंट रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन अगर लगता है आप लोगों को, तो मैं पहले ही बता दूं कि कहीं पे भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कहीं पे भी कोई क्लैरिटी चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कम्युनिकेशन जिस भी तरीके का असाइनमेंट को लेकर करना है, आप जितने मेंटर्स आप लोगों को कॉल आ चुके हैं, सभी मेंटर्स की तरफ से एक बार आप उनको पूछ सकते हैं। राकेश सर हैं और पूरा VYK का टीम है आप लोगों के सपोर्ट करने के लिए, कोई भी कंफ्यूजन को क्लैरिफाई करने के लिए। आगे बढ़ते हुए हमेशा की तरह जैसे हमारा असाइनमेंट 2 भागों में विभाजित रहता है, आज हम चर्चा करेंगे असाइनमेंट 1 के लिए, जो हम 3 हमने प्रारूप मैम से समझे हैं, CSR कानून को लेकर, CSR कानून के तहत स्वीकार्य योग्य गतिविधियों को लेकर, या CSR डोनर्स के विषय में जानकारी को लेकर। इन तीनों संदर्भ में हमारी क्या सीख रही है, हम क्या समझ पाए हैं, पहला असाइनमेंट हमारा इस क्वेश्चन के आधार पर रहेगा। दूसरे असाइनमेंट की अगर हम बात करें तो वो रहेगा 3 बिंदु पर, जिसमें मॉड्यूल की सीख के आधार पर
हमारे अपने संस्था के लिए CSR से धन जुटाने की क्या रणनीति हम विकसित कर सकते हैं, तो हमें उसके ऊपर, स्ट्रैटेजीज के ऊपर ध्यान देना है। साथ ही हमें अपने कार्यक्रमों और परियोजनाओं को इस तरह से व्यवस्थित करना है जिससे कि CSR डोनर्स को हम पहुंच सके, उनसे संपर्क कर सकें। इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेनेशन के साथ चर्चा होगी वर्कशीट फॉर्मेट के रूप में। तीसरा बिंदु पे अगर बात करें तो यह है CSR डोनर्स के साथ पहुंच बनाने और उनके साथ पार्टनरशिप विकसित करने हेतु अपनी संस्था के प्रमुख कमियों को चिन्हित करना है हमने, कि हर एक संस्था की अपनी एक स्ट्रेंथ्स होती हैं, अपनी ही वीकनेसेस होती हैं। नोबडी इज परफेक्ट, लेकिन हमें अपने आप को परफेक्ट बनाते हुए उन कमियों को उनको चिन्हित करना, उनका एनालिसिस करना है और उनके साथ साथ उसको दूर करने के उपाय, इसमें सुधार लाने के उपाय के बारे में हमने असाइनमेंट में चर्चा करनी है। जैसा हम इंग्लिश के बारे में बात कर रहे थे कि कुछ सहभागियों को अगर हिंदी की शब्दावली में कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है, तो उनकी आसानी के लिए, सुविधा के लिए हम इंग्लिश ट्रांसलेशन भी रख रहे हैं। ये सब मटेरियल आपके साथ शेयर भी किया जाएगा हर बार की तरह। Assignment 1 talks about what has been your key learnings about CSR laws, permissible activities in CSR law, and understanding CSR donors. While assignment 2 will talk about, based on your learnings of the modules, develop a fundraising strategy for your organization from CSR. हमें यहाँ strategy पे focus करना है अपनी संस्था को ध्यान में रखते हुए। Define and organize your programs and projects that can be approached for funding to CSR donors. In addition, identify key gaps and areas of improvements for your organizations to approach and forge partnership with CSR donors. अभी आते हैं हम वर्कशीट 1 के ऊपर कि बहुत से कॉल्स में फीडबैक आया कि हमें फॉर्मेट समझ नहीं आ रहा है, फॉर्मेट मिला नहीं है। मैं याद दिलाना चाहूंगी सभी पार्टिसिपेंट्स को कि हमारी टीम की तरफ से सारा मटेरियल आपको व्हाट्सएप ग्रुप और ईमेल्स के थ्रू शेयर किया जा रहा है, चाहे वो लिंक हो, चाहे वो सोर्स मटेरियल हो, चाहे फॉर्मेट हो। तो प्लीज आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे भी नहीं देख पाए हैं, ईमेल देखिए, ईमेल पे नहीं देख पाए हैं, व्हाट्सएप पे देखिए। नहीं मिला है आप हमें दोबारा, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। असाइनमेंट 1 पे आते हैं। इसका फॉर्मेट आपका बहुत ही सिंपल रहेगा। 3 हमने डोमेन्स रखे हैं, यहाँ पे 3 पर्टिकुलर्स रखे हैं। सबसे पहला हमारा एरिया, कि अगर हम लर्निंग्स की बात करें आज के मॉड्यूल को लेकर, तो हमने CSR कानून में क्या सीखा, मैम ने हमें क्या डॉक्यूमेंट्स रखे जाने चाहिए, क्या होने चाहिए हमारे पास एक संगठन के रूप में, एक संस्था के रूप में, क्या उपयुक्त जो एलिजिबल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो CSR लॉ में हमने सीखा। तो वो हम किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे इस फॉर्मेट के रूप में असाइनमेंट में। दूसरा है CSR कानून के तहत स्वीकार्य योग्य गतिविधियां। हमारी कंपनीज एक्ट में हमने बताया CSR कानून के तहत कि CSR कानून में कंपनीज एक्ट की क्या जरूरत रही, क्यों वो आया, कब आया, उसके तहत हम अपने आप को कहाँ देखते हैं संगठन के रूप में। CSR कानून के तहत स्वीकार्य योग्य गतिविधियां हमें बताती हैं कि कंपनीज एक्ट के तहत CSR को एक शेड्यूल्ड एरिया दिया गया है जिसके तहत वो काम कर सकते हैं। अब हमें अपना देखना है संस्था के रूप में कि हम वहां फिटमेंट कहाँ होता है हमारा। बिल्कुल ही सरल शब्दों में, सरल तरीके से हमने बुलेट फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। तीसरा आता है बहुत ही महत्वपूर्ण, CSR डोनर्स। मानचित्रण अगर हम कहें या मैपिंग हम कहें, हमें उसका मैपिंग करना बहुत जरूरी है। किस तरह से करेंगे वो मैम ने हमें सिखाया है PPT के तरीके से, कि हम किसी को भी उठा के अपना प्रपोजल नहीं दे सकते हैं, किसी भी CSR कंपनी को या डोनर्स को नहीं दे सकते हैं। हमें वो वही हमेशा अपना मैपिंग हमें लिस्ट आउट करना पड़ेगा कि कौन कौन से वो स्पेसिफिक डोनर्स हैं जो हमारे साथ, हमारी संस्था के ऑब्जेक्टिव्स के साथ या एक्टिविटीज के साथ उनका जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो मैच करता है, जो भी उनका डोमेन एक्सपर्टीज है। तो वो हमें उसका लिस्टिंग करना पड़ेगा। इसको मैं दोबारा से रीड आउट करना चाहूंगी कि ये एक फॉर्मेट हमारा है। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज से हम जल्दी समझ पाएंगे, तो यही है कि आपको अपनी लर्निंग इन 3 एस्पेक्ट्स में लिखनी है इस फॉर्मेट के हिसाब से, कि आपका बेसिक लर्निंग इस मॉड्यूल में क्या रहा
और आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल कंटेंट में उसको अप्लाई कैसे कर पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं। वर्कशीट 2 पे आते हैं। मॉड्यूल की सीख के आधार पर हम अपने संगठन के लिए स्पेसिफिक CSR से धन जुटाने की रणनीति विकसित करें। यहाँ पे हमारा फोकस, दोबारा याद दिला दूं, स्ट्रेटेजी बनाने में है कि हम किस तरह की स्ट्रेटेजीज को अपना यूज कर सकते हैं आज के मॉड्यूल की सीख के आधार पर। साथ ही हमें अपने जो संस्था के जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं, परियोजनाएं हैं, जितनी भी हमारे प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स हैं, उनको हमें बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, परिभाषित करना है। बेसिकली हमने अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है गोल वाइज, एंड सो दैट हमारा CSR डोनर से जो भी वित्त पोषण के लिए संपर्क है, हम उसमें सक्सेसफुल हो सके। साथ ही CSR डोनर्स के साथ पहुंच बनाने में, उनके साथ पार्टनरशिप विकसित करने हेतु अपने संगठन की प्रमुख खामियों, यहाँ पे बहुत अच्छे से मैम ने पार्टनरशिप कैसे की जाए, क्या चीज ध्यान में, क्या मेन कंपोनेंट्स ध्यान में रखकर हम अपना इम्प्लीमेंटेशन को देखें, या हम अपना एम्प्लॉय एंगेजमेंट को देखें, या अपना डोमेन को देखें। इन चीजों को ध्यान में रखकर हमें अपना जो हमारे गैप्स हैं, बेसिकली प्रमुख कमियां हैं, जो हमारी खामियां हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस हैं, उनको ध्यान में रखकर हमने उनको चिन्हित करना है। साथ ही किस तरह से हम उसमें सुधार ला सकते हैं, हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसको सॉल्व करने के हमने उपाय उस असाइनमेंट में बताने हैं। उसका भी फॉर्मेट यही रहेगा कि हम एक क्वेश्चन लें और उसको अपना एक्सप्लेन करें, सिंपल। जैसा ये इंग्लिश में भी है, हम बार बार कह रहे हैं कि ये आप लोगों की सुविधा के लिए ही रखा गया है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। शब्दावली पे, हिंदी शब्दावली पे अगर हम कहें तो उस पे आप स्टक होके ना रहें, उस पे कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। बात आती है, जैसे हर बार की तरह आप लोगों का प्रोसेस है कि हम कब तक जमा कर सकते हैं। तो इस असाइनमेंट को सबमिट करने की जो जमा करने की तिथि है वो है दिनांक 24 फरवरी 2021, या आप उससे पहले भी जमा कर सकते हैं। मेंटरिंग प्रोसेस के दौरान जिन भी लोगों से मेरी बातचीत हो पाई है, या हम कॉमन अगर टीम का फीडबैक ले, तो उसमें लोगों को टाइम का एक इशू आ रहा है असाइनमेंट सबमिट करने पे, कि टाइम नहीं है बनाने का भी। हम समझते हैं, पूरी तरह से सहमत होते हैं आप सभी पार्टिसिपेंट से कि टाइम एक बैरियर है, लेकिन जब हम 2 घंटे सीख सकते हैं तो आधा असाइनमेंट हमारा ये सेशन अटेंड करते करते भी बन सकता है। तो वही बात है, हमें हमेशा अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, और इसके लिए जैसा मैंने बोला कि अटेंडेंस और असाइनमेंट इस पूरे कोर्स का बहुत मुख्य आधार है। तो कृपया करके आपका ये सहयोग हमें ये टाइम भी हमारे साथ बनाए रखे। बहुत आभार रहेगा सभी प्रतिभागियों का। आप लोग अपना टाइप करके असाइनमेंट दे सकते हैं। rakesh@vykonline.org पर आपको ईमेल करना है। आप लोग हाथ से लिखी हुई या स्कैन की गई PDF फाइल भी तैयार करके हमें भेज सकते हैं, ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए, तस्वीरों के रूप में राकेश सिंह सर के साथ। अगर कोई भी समस्या इसके अलावा आपको फिर भी आ रही है असाइनमेंट से रिलेटेड, आप हमें कॉल कर सकते हैं। सभी मेंटर्स को आप लोग पूछ सकते हैं किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन के लिए। 24 फरवरी दोबारा याद दिला रही हूँ ये डेट, और एक रिमाइंडर आपको व्हाट्सएप पे भी मिलता रहेगा और कॉल्स के जरिए भी मिलता रहेगा। और रिमाइंडर देने का मकसद बिल्कुल भी आप लोगों को डिस्टर्ब करना नहीं है, बस थोड़ा याद दिला देना है कि आप लोगों का भी काम हो जाए और हमारा लिए भी सुविधा हो जाए। आज के इस सत्र के जो संपन्नमूल व्यक्ति, जो रिसोर्स पर्सन है, आप सब लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो हंसते हुए प्यारे से हमारे मैम हैं गायत्री सुब्रमण्यम मैडम। देश में कहीं भी एनजीओ में काम करने वाले, चाहे CSR में काम करने वाले लोग हो, जिन्हें लगता हो कि हमें CSR के ऊपर कोई सर्टिफिकेशन कोर्स सीखना चाहिए, तो वो सीखा जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जो प्रेफरेंस दिया जाता है कि वहां से अगर आपने सर्टिफिकेशन लिया तो मान लीजिए आपने CSR की किताब पढ़ लिया, किताब लिख लिया, तो उस इंस्टीट्यूट में नेशनल फाउंडेशन क्रिएट जब हुआ था, देश में CSR क्या होना चाहिए, उसमें मैम लोगों का इतनी भूमिका रही है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। सिंपली कहा जाए तो प्राइमरी रोल इन्हीं लोगों का था, इन लोगों के आशीर्वचन था, इन लोगों की उतनी गाइडेंस थी, इन लोगों की एफर्ट्स था, जिसके चलते देश में आज CSR क्या है काफी स्मूथली एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो गायत्री मैम, अब यही सिंपल एक ही शब्द में आपको धन्यवाद देना चाहूंगा
कि सूरज को जो दिखाने के बराबर हो जाएगी अगर हम बार बार वही बात को कहा जाए। तो सबसे पहले दिल से आप सभी को, आपको बहुत बहुत आभार मैम, आपने इतनी अपनी कीमती समय निकाला। हम जान रहे थे आप व्यस्त थे। उसके अलावा जब भी विश्व केंद्र से कॉल आता है या मैसेज आता है कि मैम आप हमें इस दिन के लिए ट्रेनिंग में चाहिए, आप अपने समय निकालिए, तो यू विल ऑलवेज बी देयर एंड दिस इज अ ग्रेट मैटर फॉर आवर एंटायर टीम, नॉट ओनली फॉर मी, फॉर द एंटायर टीम एंड विश्व केंद्र, कि आप आते हैं, आप हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे पार्टिसिपेंट को अपने एम्पल ऑफ नॉलेज एंड ये जो इतने क्रिएटिव जो इनोवेटिव आइडियाज शेयर करके जो मोटिवेट करते हैं, वो हमारे लिए बेहद खुशी की बात होती है, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा मैम, विश्व केंद्र और बॉश की ओर से। तो उदय सर हमेशा कहते हैं कि अगर पार्टिसिपेंट नहीं है तो प्रोग्राम किस काम की। तो सिंपली अगर एक ही शब्द कहा जाए तो आपके बगैर ना कोई ट्रेनिंग होगी, ना कोई प्रोग्राम होगा, ना कोई डेवलपमेंट की बात होगी। तो इसके लिए आप अपनी कीमती समय निकाल के करीब 20 राज्य से भी अधिक, 20 से भी अधिक स्टेट से मैम हमारे यहाँ आज एनजीओ के रिप्रेजेंटेटिव्स जुड़े हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि आज आपने जो हमें सिखाए हैं, ना कि सिर्फ यूआईके को, तो ये 20 स्टेट्स के रहने वाले एनजीओ तक कहीं जानकारी पहुंच चुकी है। तो आप सभी लोगों को तहे तहे दिल से धन्यवाद, और आशा करते हैं, ना कि आशा करते हैं, हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि आप आगे भी ऐसे जुड़े रहिए। जैसे सर की तरफ से सजेशन आया, अपूर्व जी जो शेयर कर रही थी, हमारे अन्य टीम का सुझाव था कि जो भी छोटी मोटी चीजें रहे कि और क्या सुझाव हो सकती है और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होगी, उसके ऊपर हम लोग पूरी टीम लगी हुई है। ऑन द स्क्रीन जितने साथी देख रहे हैं वो तो है ही हैं, ऑफ द स्क्रीन भी बहुत सारे साथी हैं जो आपसे 1-to-1 कॉल करने की कोशिश करेंगे, चीजें को समझने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ फिर से आप सभी को विश्व योग केंद्र और बॉश की ओर से तहे तहे दिल से धन्यवाद। Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.